ने कभी यह सुना है कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की यह पावन कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख, दरिद्रता और आर्थिक बाधाएं स्वयं मिटने लगती हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह शुक्रवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह शुभ घड़ी है जब स्वयं महालक्ष्मी अपने भक्तों के जीवन के अंधकार को चीरते हुए समृद्धि और सौभाग्य का एक नया द्वार खोल देती है। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में जमा हुआ अभाव, दरिद्रता, बाधाएं और मानसिक बोझ धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। जैसे सुबह की पहली किरण अंधकार को हर लेती है, वैसे ही लक्ष्मी कथा जीवन में आर्थिक और मानसिक दुखों की रात्रि को समाप्त कर देती है। दर्शक बंधु, एक क्षण अपने जीवन को याद कीजिए। कितनी परेशानियां, कभी धन आता है पर टिकता नहीं, कभी घर में क्लेश, कभी तनाव, कभी कार्य पूरा होने से पहले ही बिगड़ जाता है और मन इतना बोझिल हो जाता है कि जीवन मानो ठहर सा जाता है। लेकिन आज जब आप शुक्रवार के इस पवित्र दिन महालक्ष्मी की कथा सुनने बैठे हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य कोमल प्रकाश आपके चारों ओर फैल रहा है। मानो चिंताओं का भार हल्का हो रहा हो, जैसे मन को किसी अदृश्य कृपा ने धीरे से स्पर्श कर लिया हो। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे सौभाग्य हैं, समृद्धि है, शांति है और वह शक्ति है जो जीवन में रुकावटों को दूर कर नए अवसरों का मार्ग खोल देती है। वे घर घर में प्रकाश भरने वाली, हृदय में आशा जगाने वाली और भाग्य को ऊंचा उठाने वाली दिव्य शक्ति है। और यही कारण है कि आज की यह शुक्रवार की कथा केवल कहानी नहीं, आपके जीवन की नई शुरुआत बन सकती है। कई बार मनुष्य अभावों से घिर जाता है, आर्थिक समस्याएं उसे आत्मविश्वास से दूर कर देती हैं, पर महालक्ष्मी की कथा का एक छोटा सा प्रसंग भी भाग्य के बंद दरवाजों को खोल सकता है। लक्ष्मी कथा में इतनी शक्ति होती है कि वह जीवन में ठहराव को खत्म कर गति दे देती है। शायद आपने कभी मन ही मन कहा होगा, हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में सुख शांति कब आएगी, मेरी समस्याएं कब दूर होंगी, मेरे धन के मार्ग कब खुलेंगे। दर्शक बंधु, हो सकता है आज का यह शुक्रवार, यही क्षण आपकी उसी प्रार्थना का उत्तर हो, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और माता लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है, तब समृद्धि और सौभाग्य का आना निश्चित हो जाता है। इसलिए केवल सुनिए मत, महसूस कीजिए, हर शब्द को अपने भीतर उतरने दीजिए और संकल्प कीजिए कि आज की यह पवित्र कथा आपके जीवन में शुभ परिवर्तन लेकर आएगी। तो आइए, मन को शांत कीजिए, हृदय में भक्ति का दीप जलाइए और श्री महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, शुक्रवार की पवित्रता केवल पुण्य ही नहीं देती, बल्कि यह हमारा धर्म और कर्तव्य भी बन जाता है कि लक्ष्मी माता की कथा को पूरी श्रद्धा से सुना जाए। शास्त्रों में कहा गया है, जो पवित्र कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह केवल ज्ञान से वंचित ही नहीं होता, बल्कि दिव्य संदेश का अनादर भी करता है। और शुक्रवार की कथा तो वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समृद्धि की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी की कथा है, जो दुखों को दूर करती है, जो अभाव को नष्ट करती है, जो भाग्य को जगाती है और जीवन में स्थायी सुख की स्थापना करती है। इसीलिए निवेदन है, आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक वचन, कोई एक प्रसंग, कोई एक दिव्य संदेश आपके जीवन की दिशा बदल दे। दर्शक बंधु, जो लक्ष्मी कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में सौभाग्य प्रवेश करता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उसके जीवन में माँ का आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाता है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो पवित्र कथाओं का प्रसार करना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए, और ताकि हर शुक्रवार आपको महालक्ष्मी जी की ऐसी दिव्य कथाएं और जीवन बदल देने वाले संदेश मिलते रहे। तो आइए, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस पावन शुक्रवार की कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक गांव था। गांव बहुत सुंदर था, हरियाली से भरा हुआ, चारों तरफ खेत लहलहाते थे।
गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था जहां हर शाम आरती होती थी। उस गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। माता पिता और दो बेटियां। माता पिता बहुत सीधे साधे और ईश्वर भक्त थे। उनकी दोनों बेटियां बहुत समझदार और होनहार थीं। बड़ी बेटी का नाम था प्रिया और छोटी बेटी का नाम था रिया। प्रिया उम्र में रिया से 5 साल बड़ी थी। प्रिया बहुत ही शांत स्वभाव की, मीठी बोली वाली और दयालु हृदय की लड़की थी। वह सुबह उठकर सबसे पहले घर के मंदिर में दीपक जलाती, फिर माता पिता के चरण स्पर्श करती और फिर घर के सारे कामकाज में माँ का हाथ बटाती। वह बहुत कम बोलती थी, लेकिन जो बोलती थी वह बहुत मीठा और सच्चा बोलती थी। वह गांव के बुजुर्गों का बहुत आदर करती, बच्चों से प्यार से बात करती और जानवरों पर भी दया रखती। उसका हृदय बहुत बड़ा था। वहीं दूसरी ओर रिया थी। रिया भी बहुत सुंदर और चतुर थी, लेकिन उसका स्वभाव प्रिया से बिल्कुल अलग था। रिया थोड़ी जिद्दी थी, अपनी मर्जी चलाने वाली थी। उसे नए कपड़े, नए गहने, अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन बहुत पसंद था। वह हमेशा शहर के लड़कियों की तरह रहना चाहती थी। वह प्रिया से प्यार तो करती थी, लेकिन उस प्यार में थोड़ी सी ईर्ष्या भी छिपी रहती थी। वह सोचती थी कि प्रिया सबकी प्यारी क्यों बन जाती है। माता पिता प्रिया की तारीफ ही क्यों करते रहते हैं, यह बात उसे अंदर ही अंदर कचोटती रहती थी। प्रिया अपनी छोटी बहन रिया से बहुत प्यार करती थी। वह उसके लिए अपनी पसंद की चीजें त्याग देती। अगर माँ दोनों के लिए मिठाई लाती तो प्रिया अपना हिस्सा छुपाकर रिया को दे देती। अगर कपड़े सिलवाए जाते तो प्रिया रिया को पहले अच्छे कपड़े चुनने देती। वह रिया की हर जिद पूरी करने की कोशिश करती। रिया को कभी कुछ कम न पड़े, इसका वह हमेशा ध्यान रखती। लेकिन रिया इस प्यार की कद्र नहीं करती थी। वह इसे प्रिया की कमजोरी समझती थी। वह सोचती थी कि प्रिया ऐसा इसलिए करती है ताकि लोग उसे अच्छा कहें। समय बीतता गया। दोनों बहनें बड़ी होने लगीं। जब प्रिया 18 साल की हुई और रिया 13 साल की, तो माता पिता ने दोनों के विवाह की चिंता करनी शुरू कर दी। गांव में रिश्ते आने लगे। प्रिया के लिए तो बहुत से अच्छे रिश्ते आए, क्योंकि उसकी प्रसिद्धि एक आदर्श लड़की के रूप में थी। लेकिन माता पिता कोई जल्दबाजी नहीं करते थे। वे चाहते थे कि उनकी बेटियों को अच्छे घर मिले। एक दिन की बात है, गांव में एक विवाह का निमंत्रण आया। प्रिया और रिया दोनों अपनी माँ के साथ शादी में गईं। वहां रिया की नज़र एक लड़की पर पड़ी जो शहर से आई थी। उसने बहुत ही महंगे और चमकदार कपड़े पहने थे, गहने पहने थे और उसके पास एक छोटा सा बैग था जिसे आजकल पर्स कहते हैं। रिया उस लड़की को देखकर मोहित हो गई। वह उसके पास गई और बात करने लगी। लड़की ने शहर के ऐशो आराम के बारे में बताया। बड़ी बड़ी इमारतें, गाड़ियां, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, रेस्तरां। रिया का मन उड़ने लगा। उसने सोचा, काश मेरी शादी भी किसी अमीर घर में होती। मैं भी ऐसे ही कपड़े पहनती, ऐसे ही घूमती। शादी से घर लौटते हुए रिया चुप थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, चुप क्यों हो? रिया ने कहा, माँ, मैं शहर जाना चाहती हूँ। मैं वैसा जीवन जीना चाहती हूँ। माँ ने समझाया, बेटा, शहर का जीवन दिखता तो सुंदर है, लेकिन उसमें सुख कम और दिखावा ज्यादा होता है। हमारा सादा जीवन ही अच्छा है। लेकिन रिया के मन की चाहत ने उसकी एक न सुनी। कुछ साल और बीत गए। प्रिया 22 साल की हो गई और रिया 17 साल की। अब माता पिता ने तय किया कि अब विवाह कर देना चाहिए। उन्होंने रिश्ते ढूंढने शुरू किए। प्रिया के लिए एक रिश्ता आया, एक शिक्षक का। लड़का बहुत अच्छा था, पढ़ा लिखा था, लेकिन घर की स्थिति बहुत साधारण थी। वह गांव के स्कूल में पढ़ाता था और उसकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी। माता पिता ने प्रिया से पूछा। प्रिया ने कहा, माता पिता, आप जो ठीक समझे। अगर लड़का अच्छे संस्कार का है और आपको पसंद है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं सुख दुख में उसका साथ निभाऊंगी। प्रिया की इस सहमति से माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने लड़के वालों से बातचीत की और रिश्ता पक्का कर दिया। अब रिया के लिए रिश्ते ढूंढे जाने लगे। रिया ने अपनी शर्त रख दी, मेरी शादी किसी अमीर घर में होनी चाहिए। लड़का शहर में रहता हो, उसके पास अपनी गाड़ी हो, बड़ा घर हो। माता पिता ने समझाया कि धन सब कुछ नहीं होता, चरित्र भी देखो। लेकिन रिया टस से मस नहीं हुई। कुछ दिनों बाद रिया के लिए भी एक रिश्ता आया। लड़का शहर में रहता था,
उसके पास अपना छोटा सा कारोबार था, गाड़ी थी, अच्छा घर था। माता पिता ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि लड़का थोड़ा घमंडी है और उसके परिवार में बहुत ज्यादा दिखावा है। लेकिन रिया के जिद करने पर उन्होंने हामी भर दी। उन्होंने सोचा शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। दोनों बहनों की शादी का दिन तय हुआ। प्रिया की शादी पहले हुई और रिया की शादी 1 महीने बाद। प्रिया की शादी बहुत सादगी से हुई। बहुत कम लोग आए, सादा भोजन हुआ, सादे कपड़े पहने गए। लेकिन प्रिया के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वह खुश थी। उसे पता था कि उसने एक अच्छे इंसान का साथ चुना है। वहीं रिया की शादी में बहुत धूमधाम थी। बैंड बाजा था, महंगे कपड़े थे, महंगा भोजन था, सैकड़ों लोग आए थे। रिया बहुत खुश दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक नहीं थी। वह सिर्फ दिखावे में खुश थी, अंदर से नहीं। शादी के बाद दोनों बहनें अपने अपने घर चली गईं। प्रिया का घर गांव में ही था, एक छोटा सा घर, 2 कमरे, एक छोटा सा आंगन। उसका पति विनय बहुत अच्छा इंसान था। वह प्रिया का बहुत ध्यान रखता, उसे प्यार से बात करता। दोनों मिलकर घर चलाते। विनय स्कूल से आता, प्रिया घर का काम करती। शाम को दोनों बैठकर बातें करते, भविष्य के सपने देखते। पैसे कम थे, लेकिन प्यार बहुत था। प्रिया हर रोज सुबह उठकर घर के छोटे से मंदिर में दीपक जलाती, लक्ष्मी जी और नारायण की पूजा करती। वह मानती थी कि सुख दुख ईश्वर की इच्छा से ही आता है, इसलिए हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। रिया शहर चली गई। उसका घर बहुत बड़ा था, 3 मंजिला घर, बड़ी कार, नौकर चाकर। लेकिन घर का माहौल बहुत ठंडा था। रिया का पति राजेश दिन भर कारोबार में व्यस्त रहता और शाम को दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता। वह रिया से ज्यादा बात नहीं करता था। ससुराल वाले भी बहुत दिखावे में रहते थे। हर वक्त नए कपड़े, नए गहने, पार्टियां, सैर सपाटा। लेकिन घर में प्यार नहीं था, आपसी बातचीत नहीं थी। रिया के पास सब कुछ था, लेकिन वह खुश नहीं थी। वह अकेलापन महसूस करती। उसे प्रिया की याद आती, माँ बाप की याद आती। लेकिन घमंड में वह कभी फोन नहीं करती थी। समय बीतता गया, 2 साल बीत गए। प्रिया के घर में एक बेटी हुई। उसका नाम उन्होंने आशा रखा। आशा के आने से घर में खुशियां और बढ़ गईं, लेकिन साथ ही खर्चे भी बढ़ गए। विनय की तनख्वाह बहुत कम थी। कभी कभी महीने के अंत तक पैसे नहीं बचते थे, लेकिन प्रिया कभी शिकायत नहीं करती। वह मेहनत से घर चलाती, छोटे मोटे सिलाई के काम लेकर कुछ पैसे कमा लेती। वह हर शाम लक्ष्मी जी के आगे दीपक जलाती और कहती, माता, आप जो देना चाहो वही स्वीकार है। बस हम सबको स्वस्थ रखना और हमारा प्यार बनाए रखना। वहीं दूसरी ओर रिया के घर में कोई संतान नहीं हुई। इस बात को लेकर उसके ससुराल वाले उसे ताने देते थे। राजेश भी उससे दूरी बनाने लगा। रिया और अकेली और दुखी हो गई। वह पैसे खर्च करके डॉक्टरों के पास जाती, दवाइयां लेती, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसका दिमाग हमेशा तनाव में रहता। फिर एक दिन प्रिया के घर पर एक बड़ी मुसीबत आई। विनय के स्कूल में कटौती हुई और उनकी नौकरी चली गई। अचानक आय का स्रोत बंद हो गया। घर में राशन खत्म होने लगा। बच्ची दूध मांगती और दूध खरीदने के पैसे नहीं थे। प्रिया ने अपने गहने बेच दिए, लेकिन वो भी कुछ दिनों में खत्म हो गए। विनय रोज काम ढूंढने निकलता, लेकिन कहीं काम नहीं मिलता। गांव में रोजगार के अवसर बहुत कम थे। प्रिया ने सोचा कि क्यों न वह अपनी छोटी बहन रिया से मदद मांगे। आखिर वह तो अमीर है, वह कुछ पैसे दे देगी तो इस संकट से उबर सकते हैं। प्रिया ने रिया को फोन किया। फोन पर रिया की आवाज बहुत ठंडी थी। प्रिया ने अपनी परेशानी बताई और कहा, रिया, तुम थोड़े से पैसे भेज दो, हम इस मुसीबत से उबर जाएंगे। जब विनय को काम मिल जाएगा तो हम तुम्हें लौटा देंगे। रिया ने फोन पर ही उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर दिया। वह बोली, दीदी, तुम्हें पहले ही पता था कि विनय जी की नौकरी छोटी है, फिर भी तुमने उनसे शादी कर ली। अब मुसीबत आई है तो मेरे पास भाग रही हो। मेरे पास भी अपने खर्चे हैं, मैं तुम्हें पैसे नहीं भेज सकती। तुम्हें अपनी गरीबी के साथ जीना सीखना चाहिए। मैं तो शहर में अपनी सोसाइटी में रहती हूँ। मेरी इज्जत का क्या होगा अगर लोगों को पता चला कि मेरी बहन मुझसे पैसे मांग रही है। प्रिया का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, रिया, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। यह पहली बार है जब मैं मदद मांग रही हूँ। तुम मेरी बहन हो। लेकिन रिया ने फोन काट दिया। प्रिया ने फोन रखा और मंदिर की ओर देखने लगी।
उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक मुस्कान थी। उसने लक्ष्मी जी से कहा, माता, मेरी बहन गलत नहीं है। उसे जीवन का सही मतलब नहीं पता। आप उसे सही रास्ता दिखाइए और हमारी मदद करिए, हम इस संकट से उबर जाएं। उस रात प्रिया ने बहुत ही भावपूर्ण मन से लक्ष्मी जी की आरती की। उसने एक दीपक जलाया और पूरी रात भजन गाती रही। उसने लक्ष्मी माता से कुछ नहीं मांगा, बस उनकी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। अगले दिन एक चमत्कार हुआ। गांव के पोस्टमैन ने प्रिया के घर एक पत्र दिया। पत्र में लिखा था कि प्रिया के नाम से शहर के एक बैंक में एक खाता खुला है और उसमें 50,000 रुपए जमा है। प्रिया और विनय हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह पैसा किसने भेजा है। पत्र में कोई नाम नहीं था। प्रिया ने सोचा, शायद कोई भला इंसान है जिसने हमारी मदद की है। उन्होंने उस पैसे से कुछ जरूरी सामान खरीदा और विनय ने एक छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया। उन्होंने गांव के मुख्य चौराहे पर एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। प्रिया भी उसमें हाथ बटाने लगी। धीरे धीरे दुकान चल निकली। गांव के लोग प्रिया की ईमानदारी और मीठी बोली के कारण उसकी दुकान से सामान खरीदने लगे। कुछ ही महीनों में दुकान अच्छा मुनाफा देने लगी। प्रिया ने लक्ष्मी माता की कृपा मानी और हर शुक्रवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। वह माता को मीठे चावल का भोग लगाती और गरीबों में प्रसाद बांटती। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। एक दिन प्रिया को फिर से एक पत्र मिला। इस बार पत्र में लिखा था कि प्रिया के नाम से शहर में एक छोटा सा घर खरीदा गया है और उसके कागजात उसे भेजे जा रहे हैं। प्रिया और विनय की आंखें खुली की खुली रह गईं। कौन था जो इतनी बड़ी मदद कर रहा था? उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस लक्ष्मी माता को धन्यवाद दिया। इसी बीच रिया के घर की हालत खराब होने लगी। राजेश का कारोबार गलत साझेदारी के कारण बर्बाद हो गया। उस पर कर्ज चढ़ गया। घर की गाड़ी, जेवरात सब बिक गए। घर का बड़ा मकान भी जाने वाला था। राजेश तनाव में बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसे दिल का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, जिसमें बहुत पैसे लगेंगे। रिया के पास अब एक पैसा भी नहीं था। उसके माता पिता भी अब बूढ़े हो चले थे। उनके पास भी पैसे नहीं थे। रिया को अपनी बहन प्रिया की याद आई। उसे अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने सोचा कि कैसे उसने प्रिया की मदद करने से मना कर दिया था और उसे भला बुरा कहा था। लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वह रोती बिलखती अपने माता पिता के घर गई और सारी बात बताई। माता पिता ने कहा, बेटी, तुमने बहुत बड़ी गलती की। प्रिया तो तुम्हारी बहन है, वह कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगी। तुम उसके पास जाओ और माफी मांगो। रिया ने हिम्मत जुटाई और प्रिया के घर जाने का फैसला किया। वह बस से गांव पहुंची। जब वह प्रिया के पुराने घर गई तो पता चला कि प्रिया वहां नहीं रहती। पड़ोसियों ने बताया कि प्रिया अब नए घर में रहती है, जो गांव के बाहर है। रिया को आश्चर्य हुआ। वह नए घर की तलाश में निकली। गांव के बाहर एक सुंदर सा छोटा घर था, जिसके बाहर श्री लक्ष्मी निवास लिखा था। रिया ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा प्रिया ने खोला। प्रिया ने रिया को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बोली, रिया, तुम आई हो? कितने दिन बाद दिखाई दी। आओ, अंदर आओ। प्रिया ने रिया को गले लगा लिया। रिया रो पड़ी। उसने प्रिया के पैर पकड़ लिए और बोली, दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, तुम्हें बुरा भला कहा। अब मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। राजेश बीमार है, उसे ऑपरेशन कराना है और हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। घर जाने वाला है। दीदी, मेरी मदद करो। प्रिया ने रिया को उठाया, उसके आंसू पोंछे और कहा, रिया, तुम मेरी छोटी बहन हो। बहन से कभी नाराजगी नहीं होती। तुम चिंता मत करो, राजेश जी का इलाज कराएंगे। प्रिया ने तुरंत विनय को बुलाया और सारी बात बताई। विनय ने भी कहा, रिया, तुम घबराओ मत, हम सब मिलकर इस मुसीबत से निकलेंगे। प्रिया ने बैंक से पैसे निकाले और रिया के साथ शहर गई। राजेश का ऑपरेशन हुआ, जो सफल रहा। प्रिया ने रिया के घर का कर्ज चुकाने में भी मदद की। रिया हैरान थी कि प्रिया के पास इतने पैसे कहां से आए। एक दिन उसने पूछ ही लिया, दीदी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? तुम्हारी दुकान से इतनी आमदनी नहीं होती। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, यह सब लक्ष्मी माता की कृपा है। फिर उसने रिया को वो सारे पत्र दिखाए जो उसे मिले थे।
रिया ने पत्र पढ़े और उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, दीदी, लेकिन यह पैसा भेजने वाला कौन है? प्रिया ने कहा, मुझे नहीं पता रिया, लेकिन मुझे लगता है कि यह लक्ष्मी माता का ही कोई रूप है। जिस दिन तुमने मुझे फ़ोन पर मना किया था, उसी रात मैंने माता से प्रार्थना की थी। उसके बाद से यह सब हो रहा है। रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने प्रिया से कहा, दीदी, मुझे भी लक्ष्मी माता की पूजा करना सिखाओ। मैं भी उनकी भक्त बनना चाहती हूँ। प्रिया बहुत खुश हुई। उसने रिया को लक्ष्मी पूजा की विधि सिखाई। रिया ने भी हर शुक्रवार व्रत रखना शुरू किया। धीरे धीरे राजेश ठीक हो गया और उसने फिर से छोटा सा काम शुरू किया। इस बार वह पहले जैसा घमंडी नहीं था। उसने भी प्रिया और विनय का आदर करना सीखा। अब सुनने वालों, यहाँ तक की कहानी तो बस एक भूमिका थी। अब हम इस कथा के मुख्य भाग में प्रवेश करते हैं। यहाँ से शुरू होती है माता महालक्ष्मी की वह अद्भुत व्रत कथा, जिसके प्रभाव से प्रिया के जीवन में यह सब चमत्कार हुए। तो आप सब ध्यान से सुनिए। प्रिया ने रिया को बताया कि उसने जो व्रत रखा था वह कोई साधारण व्रत नहीं था। यह था महालक्ष्मी व्रत। यह व्रत बहुत ही प्राचीन और चमत्कारी है। इसे विधि विधान से करने पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भक्त के घर से सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। केवल धन ही नहीं, बल्कि सुख, शांति और संतुष्टि भी आती है। प्रिया ने कहा, रिया, मैं तुम्हें यह व्रत कथा सुनाती हूँ। यह कथा मेरी दादी माँ ने मुझे सुनाई थी और आज तुम्हें सुनाती हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुमेधा। सुमेधा बहुत विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन वह बहुत गरीब था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। कभी कभी तो उसे और उसके परिवार को भूखे सोना पड़ता था। सुमेधा हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसकी गरीबी दूर हो जाए। एक दिन सुमेधा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। वहां उसे एक बहुत बूढ़ी महिला मिली। महिला बहुत कमजोर लग रही थी और प्यास से तड़प रही थी। सुमेधा ने तुरंत अपना पानी का घड़ा उसे दिया और कहा, माता, पानी पीजिए। बूढ़ी महिला ने पानी पिया और कहा, बेटा, तू बहुत अच्छा है। तेरी गरीबी देखकर मेरा दिल दुखता है। मैं तुझे एक व्रत बताती हूँ। अगर तू इसे विधि विधान से करेगा तो तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सुमेधा ने कहा, माता, आप जो आज्ञा दें। बूढ़ी महिला ने कहा, यह है महालक्ष्मी व्रत। तू हर शुक्रवार को व्रत रखना। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना, फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना। उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करना। फिर उन्हें फूल, अक्षत, रोली, धूप, दीप से पूजना। एक कलश में जल भरकर उसमें सुपारी, सिक्का, फूल डालकर रखना। फिर माता लक्ष्मी की कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद आरती करनी है और प्रसाद वितरित करना है। व्रत के दिन केवल एक समय फलाहार करना है। यह व्रत लगातार 21 शुक्रवार तक करना है। 21वें शुक्रवार को किसी कुंवारी कन्या को भोजन कराकर उसे दक्षिणा देनी है। तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सुमेधा ने पूछा, माता, लेकिन मेरे पास तो पूजा की सामग्री खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा, श्रद्धा से जो भी हो सके वही चढ़ाना। माता लक्ष्मी भाव से प्रसन्न होती हैं, दिखावे से नहीं। इतना कहकर वह बूढ़ी महिला अचानक गायब हो गई। सुमेधा समझ गया कि यह कोई देवी थी। उसने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। सुमेधा घर लौटा और अगले शुक्रवार से ही व्रत रखना शुरू कर दिया। उसने एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसे साफ किया, उस पर लाल रंग का एक पुराना कपड़ा बिछाया। उसने मिट्टी से माता लक्ष्मी की एक छोटी सी मूर्ति बनाई और उसे स्थापित किया। फूल के लिए उसने जंगल से कुछ जंगली फूल तोड़े, अक्षत के लिए चावल के कुछ दाने लिए, दीपक के लिए मिट्टी का दिया और सरसों का तेल इस्तेमाल किया। उसने पूरी श्रद्धा से पूजा की। धीरे धीरे सुमेधा के जीवन में बदलाव आने लगा। एक दिन उसे जंगल में एक खजाना मिला। वह खजाना इतना बड़ा था कि उसकी कई पीढ़ियां आराम से रह सकती थीं। सुमेधा अमीर हो गया, लेकिन उसने अपना व्रत नहीं छोड़ा। वह हर शुक्रवार को व्रत रखता, पूजा करता और कथा सुनता। उसने गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी, धर्मशालाएं बनवाईं, कुएं खुदवाए। उसका नाम दानी सुमेधा के रूप में प्रसिद्ध हो गया। एक बार की बात है, सुमेधा के पास एक व्यापारी आया।
व्यापारी बहुत दुखी था। उसने कहा, ब्राह्मण देव, मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया है। मैं कर्ज में डूब गया हूँ। मेरी पत्नी बीमार है, कोई उपाय बताइए। सुमेधा ने उसे महालक्ष्मी व्रत की विधि बताई। व्यापारी ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। 21वें शुक्रवार को जब उसने कन्या भोजन कराया तो उसी दिन उसे खबर मिली कि उसका एक खोया हुआ जहाज सुरक्षित लौट आया है, जिस पर बहुत सारा माल था। व्यापारी का कर्ज उतर गया, पत्नी ठीक हो गई और वह फिर से समृद्ध हो गया। ऐसे ही कई लोगों ने इस व्रत को किया और उनकी मनोकामनाएं पूरी हुईं। यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि इससे केवल धन ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, संतान सुख, वैवाहिक सुख, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होता है। प्रिया ने रिया से कहा, यही वह व्रत है जो मैंने रखा था, और देखो माता लक्ष्मी ने कैसी कृपा की। रिया ने पूछा, दीदी, लेकिन यह कथा और भी विस्तार से सुनाओ, मुझे पूरी कथा जाननी है। प्रिया बोली, ठीक है, तो सुनो। इस व्रत कथा के भीतर एक और गहरी कथा छिपी है। वह है माता लक्ष्मी और राजा बल की कथा। देवताओं और असुरों के बीच जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले। उनमें से एक थी माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। माता लक्ष्मी धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी हैं, लेकिन वे सिर्फ अमीरों के घर में नहीं रहती। वे उनके घर में निवास करती हैं जहां श्रद्धा, पवित्रता, परिश्रम और दया होती है। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मैं धरती पर जाकर देखना चाहती हूँ कि लोग मेरी पूजा कैसे करते हैं और कौन सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, तुम जाओ। माता लक्ष्मी एक वृद्धा का रूप धारण करके धरती पर आईं। वे एक गांव में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि एक अमीर व्यापारी का घर है। व्यापारी बहुत धनी था। उसने अपने घर में बहुत ही भव्य तरीके से लक्ष्मी पूजा की तैयारी की थी। सोने चांदी के बर्तन, महंगे सुगंधित फूल, कीमती वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन। लेकिन व्यापारी के मन में अहंकार था। वह सोच रहा था कि मैं इतना भव्य पूजन कर रहा हूँ तो लक्ष्मी जी मुझ पर प्रसन्न होंगी और मेरी संपत्ति और बढ़ाएंगी। माता लक्ष्मी ने देखा कि व्यापारी ने गरीबों को दूर रखा है क्योंकि वे उसकी शोभा बिगाड़ते हैं। माता लक्ष्मी वहां से चली गई। फिर वे एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर गईं। वहां पूजा सादगी से हो रही थी, लेकिन परिवार के सदस्यों के चेहरे पर प्रसन्नता थी। वे मिलजुल कर पूजा कर रहे थे, गरीबों को प्रसाद बांट रहे थे। माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उन्होंने उस घर पर कृपा की। लेकिन इसके बाद माता लक्ष्मी एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण के घर गईं। ब्राह्मण के पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था। उसने सिर्फ एक मिट्टी का दिया जलाया था और पानी का एक लोटा चढ़ाया था। वह आंसू भरी आंखों से बोल रहा था, माता, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा हृदय श्रद्धा से भरा है। आपकी कृपा से मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, मेरा परिवार स्वस्थ रहे। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया और कहा, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे बांध लिया है। तुम्हारा घर अब मेरा घर है। और कुछ ही समय में उस ब्राह्मण के जीवन में समृद्धि आ गई। प्रिया ने रिया से कहा, देखा रिया, माता लक्ष्मी भाव के भूखे हैं, भंडार के नहीं। तुमने मुझे देखा, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरा हृदय श्रद्धा से भरा था, इसलिए माता ने मेरी पुकार सुनी। रिया रोने लगी। उसने कहा, दीदी, मैंने तो सिर्फ दिखावा किया। मैंने महंगे कपड़े पहने, महंगे गहने पहने, महंगे भोजन बनाए, लेकिन मेरे मन में श्रद्धा नहीं थी। मैंने पूजा सिर्फ इसलिए की ताकि लोग कहें कि रिया कितनी धार्मिक है। माता लक्ष्मी मेरे घर से चली गई। प्रिया ने रिया को समझाया, लेकिन अब तुम्हारे मन में अहंकार नहीं है, पश्चाताप है। माता लक्ष्मी दयालु है, वे तुम्हें माफ कर देंगी। तुम भी अब सच्चे मन से उनकी पूजा करो। रिया ने ऐसा ही किया। उसने और राजेश ने मिलकर महालक्ष्मी व्रत किया। धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरने लगी। राजेश ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया जो अच्छा चल निकला। रिया ने गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी। अब उसके घर में भी सुख शांति आ गई। कुछ साल बीत गए। प्रिया और रिया दोनों के परिवार खुशहाल थे। एक दिन गांव में एक भयंकर बाढ़ आई। पूरा गांव पानी में डूब गया। लोगों के घर बह गए।
फसलें बर्बाद हो गईं। प्रिया और रिया दोनों ने मिलकर राहत कार्य शुरू किया। उन्होंने अपने घरों को शरणार्थी शिविर बना दिया, लोगों के लिए भोजन का इंतजाम किया, कपड़े बांटे। उनकी इस सेवा से सब प्रभावित हुए। बाढ़ के बाद जब गांव फिर से बसाने का समय आया तो प्रिया और रिया ने गांव के बीच में एक बड़ा लक्ष्मी मंदिर बनवाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा मंदिर के निर्माण में लगा दिया। कुछ ही महीनों में एक सुंदर मंदिर तैयार हो गया। मंदिर में माता लक्ष्मी की भव्य मूर्ति स्थापित की गई। मंदिर के उद्घाटन के दिन एक चमत्कार हुआ। जब पुजारी ने मूर्ति के सामने दीपक जलाया तो मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला और पूरा मंदिर जगमगा उठा। लोगों ने देखा कि मूर्ति मुस्कुरा रही है। उस दिन से गांव में कभी दरिद्रता नहीं आई। हर घर में खुशहाली रहने लगी। प्रिया और रिया दोनों बहनें अब साथ साथ रहने लगी थीं। उन्होंने अपने घरों के बीच की दीवार गिरा दी और एक बड़ा परिवार बना लिया। उनके माता पिता भी उनके साथ रहने आ गए। दोनों बहनों के बच्चे साथ साथ पले बढ़े और पढ़े लिखे। एक दिन प्रिया और रिया मंदिर में बैठी थीं। रिया ने पूछा, दीदी, उन पत्रों का रहस्य कभी पता चला? किसने हमारी मदद की थी? प्रिया मुस्कुराई और बोली, रिया, एक दिन मैं शहर गई थी। वहां मैंने एक वृद्धाश्रम देखा। मैं वहां दान देने गई। वहां के प्रबंधक ने मुझे एक बूढ़ी महिला से मिलवाया। वह महिला बहुत गरीब लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। मैंने उसके पैर छुए। उसने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैंने पूछा, माता, मैंने आपकी कब सेवा की? वह बोली, जब तुमने उस रात मुझे दीपक जलाकर पूजा की थी और जब तुमने अपनी बहन को माफ किया था, तभी तुमने मेरी सेवा की थी। मैं हैरान रह गई। तभी उसने अपना असली रूप दिखाया। वह कोई और नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी थी। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने ही तुम्हारी मदद की थी। तुमने श्रद्धा से मेरी पूजा की, इसलिए मैं तुम्हारे घर में आकर बस गई। और फिर वे अदृश्य हो गईं। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो सच में माता लक्ष्मी हमारे साथ थीं? प्रिया ने कहा, हाँ रिया, माता लक्ष्मी हमेशा उनके साथ रहती है जो सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, जो क्षमा करना जानते हैं। और इस तरह प्रिया और रिया की कथा पूरी हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि धन दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण है श्रद्धा, प्रेम और क्षमा। माता लक्ष्मी केवल उन्हीं के घर में निवास करती हैं जहां ये गुण होते हैं। प्रिया ने रिया को उठाया और गले लगा लिया। दोनों बहनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वे दुख के नहीं बल्कि अपार खुशी के आंसू थे। उस पवित्र क्षण में मंदिर का वातावरण और भी दिव्य हो गया। लग रहा था मानो स्वयं माता लक्ष्मी उनके बीच विराजमान है और उन पर कृपा बरसा रही है। उस दिन के बाद रिया का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब केवल अपने घर तक सीमित नहीं रही, वह प्रिया के साथ मिलकर गांव के विकास के कार्यों में जुट गई। दोनों बहनों ने मिलकर गांव में एक छोटा स्कूल शुरू किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। विनय, जो अब एक सफल व्यापारी बन चुके थे, ने स्कूल के लिए जमीन दान में दी। राजेश, जो अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था, ने स्कूल की इमारत बनवाने की जिम्मेदारी संभाली। स्कूल का नाम रखा गया श्री लक्ष्मी विद्या मंदिर। प्रिया और रिया दोनों रोज सुबह स्कूल जाती, बच्चों को पढ़ाती, उनके साथ खेलती। बच्चे उन्हें प्रिया माँ और रिया माँ कहकर पुकारते थे। गांव के लोगों के लिए यह दोनों बहनें माता लक्ष्मी के अवतार जैसी बन गई थीं। लेकिन कथा यहीं नहीं रुकती। एक दिन गांव में एक नई समस्या आई। गांव के पास से होकर जाने वाली नदी का पानी प्रदूषित हो गया था। नदी का पानी पीने लायक नहीं रहा था, जिससे गांव में बीमारियां फैलने लगी थीं। लोग हैजा, टाइफॉइड जैसी बीमारियों की चपेट में आ रहे थे। गांव का एकमात्र कुआं भी सूखने के कगार पर था। पानी की भारी किल्लत हो गई। प्रिया और रिया ने इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने गांव के सरपंच और बुजुर्गों की एक सभा बुलाई। सभा में प्रिया ने कहा, हमें नदी को स्वच्छ करने के लिए प्रयास करने होंगे। साथ ही हमें गांव में पानी के अन्य स्रोत भी विकसित करने होंगे। रिया ने कहा, हम चंदा इकट्ठा करेंगे और पानी शुद्धिकरण संयंत्र लगवाएंगे। साथ ही
हम वृक्षारोपण अभियान भी चलाएंगे ताकि भूजल स्तर बढ़े। गांव वालों ने दोनों बहनों का साथ दिया। प्रिया और रिया ने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा इस काम में लगा दिया। उन्होंने शहर से आए विशेषज्ञों की मदद से नदी की सफाई शुरू करवाई। गांव के लोगों ने भी स्वेच्छा से श्रमदान किया। हर रोज सुबह सैकड़ों लोग नदी किनारे इकट्ठा होते और कूड़ा करकट साफ करते। इसके समानांतर एक और महत्वपूर्ण काम हुआ। गांव के बाहर एक बड़ा तालाब खोदा गया जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके। तालाब के चारों ओर पेड़ लगाए गए। तालाब का नाम रखा गया लक्ष्मी सरोवर। इस तालाब से गांव की सिंचाई की समस्या भी हल हो गई। लेकिन इस सब के बीच एक नया संकट खड़ा हो गया। गांव की जमीन पर एक बाहरी बिल्डर की नजर पड़ गई। बिल्डर चाहता था कि गांव की उपजाऊ जमीन को खरीदकर वहां बड़े बड़े बंगले बनाए। बिल्डर ने गांव के कुछ लालची लोगों को पैसे देकर अपने साथ मिला लिया। उन लोगों ने गांव वालों को भड़काना शुरू किया कि जमीन बेच दो, पैसे मिल जाएंगे, तुम शहर में अच्छा जीवन बसर करोगे। यह बात जब प्रिया और रिया को पता चली तो वे चिंतित हो गईं। उन्होंने गांव वालों को समझाया, भाइयों और बहनों, यह जमीन हमारी पीढ़ियों से हमारी है, यह हमारी पहचान है। पैसा आएगा और चला जाएगा, लेकिन जमीन हमेशा हमारे साथ रहेगी। अगर हमने जमीन बेच दी तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के पास कुछ नहीं बचेगा। हमें अपनी विरासत को बचाना होगा। लेकिन कुछ लोग लालच में आ चुके थे। उन्होंने प्रिया और रिया का विरोध करना शुरू कर दिया। एक दिन तो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि बिल्डर के गुंडों ने गांव में तोड़फोड़ शुरू कर दी। उन्होंने स्कूल की खिड़कियां तोड़ दी, नवनिर्मित तालाब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। प्रिया और रिया घबराई नहीं। उन्होंने जिला अधिकारियों को पत्र लिखे, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। साथ ही उन्होंने गांव के युवाओं को संगठित किया और रात रात पहरा देने की व्यवस्था की। प्रिया ने कहा, हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम शांति और कानून के रास्ते पर चलेंगे। इस संकट के दौरान प्रिया की आस्था और दृढ़ हुई। वह हर रोज मंदिर में घंटों बैठकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती। एक रात जब प्रिया मंदिर में अकेली प्रार्थना कर रही थी तो उसे एक दिव्य अनुभव हुआ। माता लक्ष्मी की मूर्ति से एक तेजस्वी प्रकाश निकला और पूरा मंदिर प्रकाशमय हो गया। प्रिया ने देखा कि माता लक्ष्मी मूर्ति से अवतरित हो रही हैं। उनके हाथ में कमल था और वे मुस्कुरा रही थीं। माता बोली, प्रिया, तुमने अब तक जो किया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने न केवल अपना जीवन सुधारा बल्कि दूसरों का जीवन भी सुधारा। तुमने गांव को बचाने के लिए जो संघर्ष किया है वह प्रशंसनीय है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जल्द ही तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। लेकिन याद रखो, संघर्ष के बिना सफलता का मूल्य नहीं होता। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक नई ऊर्जा भर गई थी। अगले दिन उसने यह अनुभव रिया और दूसरों को बताया। सबके चेहरे पर विश्वास और उत्साह की लहर दौड़ गई। कुछ दिनों बाद जिला कलेक्टर स्वयं गांव के निरीक्षण के लिए आए। प्रिया और रिया ने उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया। कलेक्टर ने बिल्डर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। बिल्डर की जमीन खरीद की अनुमति रद्द कर दी गई और उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। गांव की जमीन को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया ताकि भविष्य में कोई उसे हड़प न सके। यह जीत गांव वालों के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। प्रिया और रिया के प्रयासों की सभी ने सराहना की। गांव वाले अब पूरी तरह से दोनों बहनों के पीछे एकजुट हो गए। इस जीत के बाद गांव के विकास के कार्य और तेज हो गए। अब प्रिया और रिया ने महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने गांव की महिलाओं के लिए एक सहकारी समिति बनाई, जहां महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार बनाने जैसे काम सीख सकती थीं और अपने उत्पाद बेचकर पैसे कमा सकती थीं। इस समिति का नाम रखा गया लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह। रिया, जो पहले केवल अपने बारे में सोचती थी, अब पूरे गांव के बारे में सोचती थी। वह महिलाओं को प्रोत्साहित करती, बहनों, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना है। हम अपने हाथों से कमा सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। एक दिन की बात है, गांव में एक विधवा महिला कमला ने प्रिया और रिया से मदद मांगी। कमला के पास अपना कोई घर नहीं था। वह एक झोपड़ी में रहती थी और मजदूरी करके अपने 2 बच्चों का पेट पालती थी।
बारिश के दिनों में उसकी झोपड़ी टपकती थी और सर्दियों में ठंड से बच्चे कांपते थे। प्रिया और रिया ने तुरंत फैसला किया कि कमला के लिए एक छोटा सा घर बनवाया जाए। उन्होंने गांव वालों से श्रमदान का आह्वान किया। अगले ही दिन दर्जनों लोग कमला की जमीन पर इकट्ठा हुए। कुछ लोग ईंट गाड़ा लाए, कुछ लकड़ी लाए, कुछ अपने औजार लाए। सामूहिक प्रयास से मात्र 10 दिनों में 1-2 कमरों का पक्का मकान तैयार हो गया। घर बनकर तैयार हुआ तो कमला की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने प्रिया और रिया के पैर पकड़ लिए और रो रो कर कहा, तुम दोनों मेरी लक्ष्मी माँ हो। तुमने मेरे और मेरे बच्चों के जीवन में रोशनी ला दी। प्रिया ने कमला को उठाया और कहा, कमला बहन, हम सब एक परिवार हैं। एक की पीड़ा सबकी पीड़ा है। तुम चिंता मत करो, अब तुम अकेली नहीं हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। यह देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए। उन्होंने भी गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करनी शुरू कर दी। गांव में एक नई चेतना जागृत हुई। लोग अब केवल अपने बारे में नहीं बल्कि पूरे समाज के बारे में सोचने लगे। इसी बीच प्रिया और विनय के बेटे आशीष और रिया, राजेश की बेटी अनन्या बड़े हो रहे थे। दोनों बच्चों ने अपनी माताओं से सेवा और दया का पाठ सीखा था। आशीष ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और अनन्या ने डॉक्टर बनने का फैसला किया। दोनों ने तय किया कि वे पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव लौट कर आएंगे और गांव के विकास में योगदान देंगे। आशीष ने कहा, माँ, मैं गांव में सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाना चाहता हूँ ताकि गांव को बिजली की कमी न झेलनी पड़े। अनन्या ने कहा, मैं गांव में एक छोटा अस्पताल खोलना चाहती हूँ ताकि लोगों को इलाज के लिए शहर न भागना पड़े। प्रिया और रिया को अपने बच्चों पर गर्व हुआ। उन्होंने कहा, बेटे बेटी, तुम्हारे विचार अच्छे हैं। हम तुम्हारा पूरा सहयोग देंगे। समय बीतता गया। आशीष ने अपनी कंपनी की नौकरी छोड़ दी और गांव लौट आया। उसने गांव के युवाओं को साथ लेकर सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की। शुरुआत में लोगों को समझ नहीं आया कि यह सौर ऊर्जा क्या है, लेकिन आशीष ने धैर्यपूर्वक सबको समझाया। उसने गांव के हर घर की छत पर सौर पैनल लगवाए। कुछ ही महीनों में गांव बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। अब गांव वालों को बिजली कटौती की समस्या नहीं झेलनी पड़ती थी। वहीं अनन्या ने अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी की और गांव लौट कर आई। उसने गांव में एक छोटा क्लिनिक शुरू किया। शुरुआत में उसे उपकरणों की कमी थी, लेकिन प्रिया और रिया ने अपनी बचत से उसे आधुनिक उपकरण खरीद कर दिए। अनन्या ने न सिर्फ इलाज किया बल्कि गांव वालों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया। उसने गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष जांच शिविर लगाए। एक दिन अनन्या के पास एक आपातकालीन मामला आया। गांव की एक युवती गीता, जो गर्भवती थी, को प्रसव के दौरान जटिलताएं आईं। उसे तुरंत सिजेरियन ऑपरेशन की जरूरत थी। शहर का अस्पताल दूर था और समय कम था। अनन्या ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने क्लिनिक में ही आपातकालीन ऑपरेशन की तैयारी की। प्रिया और रिया ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। अनन्या ने अपने कौशल से ऑपरेशन किया और गीता की जान बचा ली। साथ ही एक स्वस्थ बच्चे ने जन्म लिया। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग अनन्या को देवी दुर्गा कहने लगे। गीता के परिवार ने अनन्या के पैर पकड़ लिए और कहा, तुमने मेरी बहू और पोते को नया जीवन दिया है। तुम हमारी लाडली हो। इस घटना के बाद गांव वालों का विश्वास अनन्या के क्लिनिक पर और बढ़ गया। अब लोग छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी शहर नहीं जाते थे, बल्कि सीधे अनन्या के पास आते थे। अब गांव की स्थिति देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह वही रामपुर गांव है जहां कभी गरीबी और दुख था। अब रामपुर एक आदर्श गांव बन चुका था। साफ सुथरी गलियां, हर घर में बिजली और पानी, हरित वातावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था। प्रिया और रिया अब बूढ़ी होने लगी थीं, लेकिन उनकी ऊर्जा युवाओं से भी अधिक थी। वे अब भी सुबह 4 बजे उठ जाती थीं, मंदिर जाती थीं, फिर गांव के कामों में लग जाती थीं। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। यह उत्सव था प्रिया और रिया के जीवन की सेवा को समर्पित। गांव के सरपंच ने कहा, आज हमारा गांव जो कुछ भी है वह प्रिया और रिया दीदी की कृपा से है। इन दोनों बहनों ने न सिर्फ अपने जीवन को सुधारा बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया। आज हम इनके सम्मान में एक स्मारक बनाने जा रहे हैं। गांव के मुख्य चौराहे पर
एक सुंदर सी संगमरमर की मूर्ति लगाई गई, जिसमें प्रिया और रिया एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए खड़ी थीं। मूर्ति के नीचे लिखा था, सहोदरा प्रेम और सेवा भाव की प्रतिमूर्ति प्रिया और रिया। जब मूर्ति का अनावरण हुआ तो प्रिया और रिया की आंखें नम हो गईं। प्रिया बोली, भाइयों और बहनों, यह सम्मान हमारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन हमें यह सम्मान अकेले नहीं मिला, यह आप सबके सहयोग से मिला है। हम सब ने मिलकर इस गांव को स्वर्ग बनाया है। रिया ने कहा, मैं तो बस इतना कहूंगी कि जीवन में कभी भी अपनों को न भूलें। परिवार, समाज, यह सब हमारे जीवन का आधार है, और सबसे बढ़कर ईश्वर में विश्वास रखें। माता लक्ष्मी उन्हीं पर कृपा करती है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं। उस रात गांव में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। हर घर से स्वादिष्ट व्यंजन बनकर आए। सारा गांव एक साथ बैठकर भोजन कर रहा था। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि देखने वालों की आंखें भर आती थीं। लेकिन मित्रों, कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जीवन एक नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है। अब प्रिया और रिया की अगली पीढ़ी की कहानी शुरू होती है। आशीष और अनन्या अब पूरी तरह से गांव के विकास में जुटे हुए थे। एक दिन आशीष ने एक नई योजना बनाई। उसने सोचा कि क्यों न गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। गांव के पास एक छोटा सा जंगल था और एक पहाड़ी थी, जहां से बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देते थे। आशीष ने इको टूरिज्म की योजना बनाई। उसने गांव के युवाओं को प्रशिक्षित किया। जंगल में ट्रैकिंग रूट बनाए गए, पहाड़ी पर व्यू पॉइंट बनाया गया। गांव के कुछ घरों को होम स्टे में बदला गया, जहां शहर से आए पर्यटक ठहर सकते थे और गांव के जीवन का अनुभव ले सकते थे। शुरुआत में लोगों को डर था कि पर्यटन से गांव की शांति भंग होगी, लेकिन आशीष ने समझाया कि इको टूरिज्म का मतलब है प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर पर्यटन। नियम बनाए गए कि पर्यटक प्लास्टिक का उपयोग नहीं कर सकते, शोर नहीं कर सकते, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। धीरे धीरे पर्यटक आने लगे। शहर के लोग यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता से आकर्षित हुए। इससे गांव के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। कुछ लोग गाइड बने, कुछ ने होम स्टे चलाना शुरू किया, कुछ ने स्थानीय हस्तशिल्प बेचना शुरू किया। गांव की अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई। वहीं अनन्या ने अपने क्लिनिक को एक छोटे अस्पताल में विस्तारित किया। अब उसके पास 2 और डॉक्टर काम करते थे। अस्पताल में प्रसूति वार्ड, बाल रोग विभाग और आपातकालीन विभाग था। अनन्या ने गांव की महिलाओं को नर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया। एक दिन अनन्या के जीवन में एक नया मोड़ आया। उसे पता चला कि गांव के पास के एक आदिवासी बस्ती में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत कमी है। वहां न तो अस्पताल है और न ही डॉक्टर। अनन्या ने तय किया कि वह हर हफ्ते 2 दिन वहां जाकर लोगों का इलाज करेगी। जब उसने यह बात प्रिया और रिया को बताई तो दोनों बहुत खुश हुईं। रिया ने कहा, बेटी, तू सच में सेवा की मूर्ति बन गई है। जाओ और लोगों की सेवा करो, हम तेरे साथ हैं। अनन्या ने आदिवासी बस्ती में जाना शुरू किया। शुरुआत में लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उसने उनका इलाज किया और उनकी बीमारियों को ठीक किया तो वे उस पर विश्वास करने लगे। अनन्या ने न सिर्फ इलाज किया, बल्कि उन्हें साफ सफाई, पोषण और टीकाकरण के बारे में भी जागरूक किया। एक बार आदिवासी बस्ती में हैजा फैल गया। कई लोग बीमार पड़ गए। अनन्या ने तुरंत कदम उठाए। उसने प्रिया और रिया से मदद मांगी। प्रिया और रिया ने तुरंत दवाइयाँ और अन्य सामग्री इकट्ठा की और अनन्या के साथ बस्ती में पहुंच गईं। तीनों ने दिन रात एक करके मरीजों की सेवा की। उन्होंने पानी को शुद्ध करने के उपाय किए, लोगों को साफ सफाई के तरीके बताए। 1 सप्ताह की कड़ी मेहनत के बाद बीमारी पर काबू पा लिया गया। आदिवासी लोगों ने प्रिया, रिया और अनन्या को अपनी जान बचाने वाली देवियाओं मान लिया। उनके सम्मान में बस्ती में एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, जहां तीनों की पूजा की जाती थी। यह देखकर अनन्या ने कहा, माताएं, हमने तो बस अपना फर्ज निभाया है, इतना बड़ा सम्मान हमारे लिए बहुत है। प्रिया ने कहा, बेटी, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। जब तुम किसी की सेवा करते हो तो वास्तव में तुम ईश्वर की ही सेवा करते हो। अब गांव की प्रगति की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी।
एक दिन राज्य के मुख्यमंत्री ने रामपुर गांव के विकास मॉडल का अध्ययन करने के लिए एक टीम भेजी। टीम ने गांव का दौरा किया और वहां के विकास कार्यों से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने प्रिया, रिया, आशीष और अनन्या के साथ लंबी बातचीत की। टीम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, रामपुर गांव एक आदर्श गांव है जहां सामुदायिक भागीदारी, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। यह मॉडल पूरे राज्य के लिए प्रेरणादायक है। इस रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री स्वयं रामपुर गांव आए। उन्होंने गांव के हर विकास कार्य का अवलोकन किया। स्कूल, अस्पताल, सौर ऊर्जा संयंत्र, इको टूरिज्म प्रोजेक्ट, सब देखा। मुख्यमंत्री बहुत प्रभावित हुए। एक सार्वजनिक सभा में मुख्यमंत्री ने कहा, आज मैं रामपुर गांव में आकर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। यह गांव दिखाता है कि अगर समुदाय एकजुट होकर काम करे तो क्या कुछ नहीं हासिल किया जा सकता। प्रिया जी और रिया जी ने जो मिसाल कायम की है वह पूरे राज्य के लिए एक मॉडल है। हम राज्य के 100 गांवों को रामपुर मॉडल पर विकसित करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रिया और रिया को राज्य निर्माता सम्मान से सम्मानित किया। यह सम्मान पाने वाली वे पहली महिलाएं थीं। इस सम्मान समारोह में हजारों लोग उपस्थित थे। जब प्रिया और रिया को सम्मान मिला तो पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रिया ने अपने संबोधन में कहा, यह सम्मान हमारे पूरे गांव को है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। यह सब आप सबके सहयोग से हुआ है। हमें विश्वास है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो न केवल हमारा गांव बल्कि पूरा देश उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। रिया ने कहा, हम 2 बहनें थीं जो एक दूसरे से दूर हो गई थीं, लेकिन प्रेम और सेवा ने हमें फिर से जोड़ दिया। आज हमारा संदेश है, प्रेम करो, सेवा करो और किसी की मदद करने से कभी मत चूको। सम्मान समारोह के बाद रामपुर गांव का नाम राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग यहां आने लगे ताकि इस आदर्श गांव को देख सकें और यहां से सीख ले सकें। प्रिया और रिया अब केवल एक गांव की बहनें नहीं रह गई थीं, बल्कि वे एक प्रेरणा बन गई थीं। लेकिन मित्रों, कथा यहीं नहीं रुकती। जीवन में सुख दुख का सिलसिला चलता रहता है। एक दिन प्रिया बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि उसे कैंसर है। यह खबर सुनकर पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। लोग प्रिया के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने लगे। रिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, दीदी तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें ठीक कराएंगे। उसने अनन्या और आशीष के साथ मिलकर प्रिया का इलाज शुरू करवाया। प्रिया को शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रिया के इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। रिया ने अपने सारे जेवर बेच दिए। आशीष ने अपनी कंपनी के शेयर बेच दिए। अनन्या ने अपनी बचत निकाल ली। लेकिन इससे भी ज्यादा गांव वालों ने मदद की। हर परिवार ने अपने सामर्थ्य के अनुसार पैसे दिए। किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 5,000, किसी ने 2,000। कुछ गरीब परिवारों ने तो अपनी मुर्गियां, बकरियां तक बेचकर पैसे जुटाए। जब प्रिया को पता चला कि पूरा गांव उसके इलाज के लिए पैसे जुटा रहा है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तो एक साधारण सी औरत हूं, मैंने इतना बड़ा प्यार कैसे अर्जित कर लिया। रिया ने कहा, दीदी तुमने पूरे गांव को अपना परिवार बनाया, तुमने सबकी सेवा की। अब तुम्हारी बारी है, हम सब तुम्हारे हैं। प्रिया का इलाज चला। कीमोथेरेपी के कारण उसके बाल झड़ गए, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर वही मुस्कान बनी रही। वह कहती, माता, लक्ष्मी ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है। अगर अब वे मुझे बुला रही हैं तो मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी। लेकिन प्रिया की प्रार्थनाओं और पूरे गांव की शुभकामनाओं का असर हुआ। 6 महीने के इलाज के बाद डॉक्टरों ने घोषणा की कि प्रिया पूरी तरह ठीक हो गई है। यह खबर सुनकर पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग मंदिर में माता लक्ष्मी का धन्यवाद करने लगे। प्रिया के स्वस्थ होकर लौटने पर गांव में एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। गांव वालों ने प्रिया को फूलों की वर्षा की। प्रिया ने सबका आभार व्यक्त किया। इस घटना ने प्रिया और रिया के बीच के बंधन को और भी मजबूत कर दिया। अब वे दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकती थीं। उनका प्यार इतना गहरा हो गया था कि लोग कहते थे कि दोनों एक आत्मा के 2 शरीर हैं। अब प्रिया और रिया बूढ़ी हो चली थीं,
उन्होंने गांव के सारे कामकाज आशीष और अनन्या को सौंप दिए। दोनों बहनें अब अधिकतर समय मंदिर में बिताती, भजन कीर्तन करती और युवाओं को जीवन के सच्चे मूल्य सिखाती। एक दिन प्रिया ने रिया से कहा, रिया, हमारा जीवन बहुत सुखद रहा है। हमने सुख देखा, दुख देखा, संघर्ष देखा, सफलता देखी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने एक दूसरे का साथ पाया और पूरे गांव का प्यार पाया। रिया ने कहा, हाँ दीदी, मैं अगर कभी जन्म लूं तो तुम्हारी ही बहन बनकर। एक शाम दोनों बहनें मंदिर में बैठी थीं। सूर्यास्त का समय था। आकाश में सुनहरी और लाल रंग की छटा बिखरी हुई थी। मंदिर में दीपक जल रहे थे और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। प्रिया ने रिया का हाथ थामा और कहा, रिया, मुझे लगता है कि हमारा काम पूरा हो गया है। अब आशीष और अनन्या गांव को संभाल लेंगे। रिया ने प्रिया की ओर देखा। प्रिया के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। रिया समझ गई कि प्रिया का अंतिम समय निकट है। उसकी आंखें भर आईं। प्रिया ने कहा, रो मत रिया, जीवन और मृत्यु तो प्रकृति का नियम है। मैं खुश हूं कि मैंने एक सार्थक जीवन जिया। उस रात प्रिया ने अपने प्राण त्याग दिए। वह शांति से सो गई, मानो कोई थककर विश्राम कर रहा हो। प्रिया के निधन की खबर से पूरा गांव शोकाकुल हो गया। लोग उनके दर्शन करने आए। हर किसी की आंखें नम थीं। प्रिया के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। उनकी चिता को आग लगाते समय रिया ने कहा, दीदी, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी। तुम्हारी यादें मेरे साथ हैं। प्रिया के जाने के बाद रिया अकेली रह गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने प्रिया के काम को आगे बढ़ाने का फैसला किया। वह रोज मंदिर जाती, गांव के कामों में हिस्सा लेती, लेकिन वह प्रिया की याद में अक्सर रो पड़ती थी। एक साल बाद रिया भी बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी उम्र अब बहुत हो चुकी है। रिया ने आशीष और अनन्या को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों, मैं अब दीदी के पास जा रही हूँ। तुम लोग इस गांव को संभालना, प्रिया की यादों को जीवित रखना। अनन्या रो पड़ी। रिया ने उसका सिर सहलाया और कहा, रो मत बेटी, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। मैं दीदी से मिलने जा रही हूँ। हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। उसी रात रिया ने भी अपने प्राण प्रिया और रिया के जाने के बाद आशीष और अनन्या ने गांव की बागडोर संभाली। उन्होंने न सिर्फ गांव को विकसित किया, बल्कि आसपास के कई गांवों का भी विकास किया। उन्होंने प्रिया और रिया के नाम से एक ट्रस्ट बनाया, जो गरीबों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करता था। आज रामपुर गांव एक आदर्श गांव के रूप में विख्यात है। यहाँ के लोग आपस में प्रेम और सद्भाव से रहते हैं। गरीबी लगभग समाप्त हो चुकी है। शिक्षा और स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था है। पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाती है। गांव के मंदिर में आज भी हर शुक्रवार को भव्य लक्ष्मी पूजा होती है। लोग प्रिया और रिया की कथा सुनते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। मंदिर में दोनों बहनों की एक संयुक्त मूर्ति स्थापित की गई है, जिसे लोग सहोदरा देवी के नाम से पूजते हैं। एक दिन की बात है, गांव में एक नई लड़की आई। उसका नाम था प्रियंका। वह शहर से आई थी और उसने प्रिया और रिया की कथा सुनी थी। प्रियंका ने आशीष से कहा, मैं यहाँ रहकर सेवा करना चाहती हूँ। मुझे प्रिया और रिया दीदी की कथा ने बहुत प्रभावित किया है। आशीष ने प्रियंका का स्वागत किया। प्रियंका ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह रिया की तरह ही पहले थोड़ी घमंडी थी, लेकिन गांव के सादगी भरे जीवन ने उसे बदल दिया। कुछ समय बाद प्रियंका ने गांव के एक युवक से विवाह कर लिया और यहीं की होकर रह गई। इस तरह प्रिया और रिया की विरासत आगे बढ़ती गई। उनकी कथा लोगों के लिए एक जीवन दर्शन बन गई। लोग कहते थे कि प्रिया और रिया वास्तव में माता लक्ष्मी के अवतार थीं, जो मानव रूप में आकर लोगों को सही रास्ता दिखाने आई थीं। प्रिया और रिया की मृत्यु के बाद का समय था। पूरा गांव एक तरह से शोक में डूबा हुआ था, मानो उसकी दो आत्माएं, दो स्तंभ ही टूट गए हों। लेकिन जैसे ही समय बीता, लोगों ने महसूस किया कि प्रिया और रिया की आत्माएं इस गांव से कभी गई ही नहीं हैं। वे हर पेड़ की पत्तियों की सरसराहट में, हर बच्चे की हंसी में, मंदिर की घंटियों की ध्वनि में और हर सुबह उगते सूरज की किरणों में बसी हुई है। उनकी विरासत ने गांव को एक जीवित, सांस लेती हुई शिक्षा में बदल दिया था। आशीष और अनन्या
अब पूरी तरह परिपक्व हो चुके थे। उन्होंने न केवल गांव का दायित्व संभाला, बल्कि प्रिया और रिया के सपनों को और भी विस्तृत किया। उन्होंने प्रिया रिया सेवा ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य न केवल रामपुर बल्कि आसपास के 10 गांवों का समग्र विकास करना था। इस ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाने लगे। एक दिन आशीष के मन में एक नया विचार आया। उसने देखा कि गांव की युवा पीढ़ी शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रही है। उसने सोचा कि क्यों न गांव में ही ऐसे उद्योग स्थापित किए जाए जो न केवल युवाओं को रोजगार दें, बल्कि गांव के कच्चे माल का उपयोग करके उत्पाद बनाए। उसने रामपुर रूरल इनोवेशन सेंटर की स्थापना की। इस केंद्र में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाने लगा। कुछ युवाओं ने ऑर्गेनिक खेती शुरू की, कुछ ने फलों के प्रसंस्करण, जैम, जेली, अचार का काम शुरू किया, कुछ ने हस्तशिल्प और हैंडलूम टेक्सटाइल का काम शुरू किया। आशीष ने इन उत्पादों को बेचने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाया, जिसका नाम रखा प्रिया रिया ग्रामोदय। इस पहल ने गांव की अर्थव्यवस्था में क्रांति ला दी। अब युवाओं को शहर जाने की जरूरत नहीं थी। वे गांव में रहकर ही अच्छी आय अर्जित करने लगे। इससे न केवल गांव समृद्ध हुआ, बल्कि पारिवारिक बंधन भी मजबूत हुए, क्योंकि अब परिवार बिखरते नहीं थे। वहीं अनन्या ने अपने अस्पताल का विस्तार करके इसे प्रिया रिया आरोग्य धाम नाम दिया। अब यह एक 50 बिस्तरों वाला अस्पताल था, जिसमें एक छोटा लेकिन आधुनिक डायग्नोस्टिक सेंटर भी था। अनन्या ने गांव की कई लड़कियों को नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स करवाए और उन्हें यहाँ नौकरी दी। उसने एक मोबाइल मेडिकल यूनिट भी शुरू की, जो आसपास के दुर्गम इलाकों और आदिवासी बस्तियों में जाकर मुफ्त इलाज और टीकाकरण करती थी। एक घटना ने अनन्या के जीवन को और भी गहरा बना दिया। एक बार मोबाइल मेडिकल यूनिट एक दूरस्थ पहाड़ी गांव में गई, जहां बारिश के कारण रास्ता बंद हो गया। यूनिट वहां फंस गई। अनन्या अपने स्टाफ के साथ वहीं थी। उन्होंने देखा कि गांव में एक महिला प्रसव पीड़ा में है और उसे तुरंत चिकित्सकीय सहायता की जरूरत है। अनन्या ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मोबाइल यूनिट को ही एक अस्थायी प्रसूति कक्ष में बदल दिया। बिजली नहीं थी, इसलिए उन्होंने टॉर्च और लालटेन की रोशनी में काम किया। आधी रात को तेज बारिश और हवा के बीच अनन्या ने उस महिला का सफल प्रसूतिकरण किया और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिलाया। जब सुबह हुई और बारिश रुकी, तो पूरा गांव अनन्या के पैरों में गिर गया। उन्होंने कहा, तुम हमारे लिए देवी हो। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, मैं देवी नहीं हूं, मैं तो बस प्रिया और रिया की बेटी हूं, जिन्होंने मुझे यह सब सिखाया। इधर प्रियंका, जो शहर से आई थी, ने गांव के बच्चों के लिए एक अनूठी पहल शुरू की। उसने देखा कि बच्चे पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत से दूर हो रहे हैं। उसने ग्रामीण कला एवं संस्कृति संरक्षण केंद्र शुरू किया। इस केंद्र में बच्चों को पारंपरिक गीत, नृत्य, लोक कथाएं, चित्रकला और शिल्पकला सिखाई जाती थी। सप्ताहांत में बुजुर्ग गांव वाले बच्चों को पुराने समय की कहानियां सुनाते, उन्हें अपने रीति रिवाजों और परंपराओं से जोड़ते। प्रियंका ने गांव के इतिहास को दर्ज करने का भी काम शुरू किया। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग लोगों के साथ बैठकर उनसे गांव के इतिहास, पुरानी घटनाओं, लोकगीतों और मुहावरों को रिकॉर्ड किया और एक छोटा सा रामपुर ग्राम इतिहास संग्रहालय बनाया। इस संग्रहालय में प्रिया और रिया की निजी वस्तुएं, उनके द्वारा इस्तेमाल की गई चीजें और उनके जीवन की तस्वीरों का एक कोना भी समर्पित था। यह संग्रहालय गांव के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया। एक दिन गांव में एक नया मेहमान आया। वह एक विदेशी शोधार्थी था, जिसका नाम था डेविड। वह भारत के ग्रामीण विकास मॉडल पर शोध कर रहा था। उसने रामपुर के बारे में पढ़ा था और वह व्यक्तिगत रूप से यहाँ आकर अध्ययन करना चाहता था। आशीष ने उसका स्वागत किया और उसे गांव में रहने की इजाजत दी। डेविड ने कई महीने रामपुर में बिताए। वह हर गतिविधि में भाग लेता, लोगों से बातें करता, उनके जीवन को समझता। वह विशेष रूप से प्रिया और रिया की कथा से अत्यंत प्रभावित हुआ। एक दिन उसने आशीष से कहा, यहाँ का जो सामुदायिक भावना और सतत विकास का मॉडल है, वह दुनिया के लिए एक मिसाल है। मैं चाहता हूँ
कि मैं इसे अपने देश में भी ले जाऊं। डेविड ने रामपुर पर एक विस्तृत शोध पत्र लिखा जो एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुआ। इस शोध पत्र ने रामपुर को वैश्विक पटल पर ला दिया। धीरे धीरे विदेशों से भी लोग यहाँ आने लगे, कुछ शोध के लिए, कुछ स्वयंसेवी कार्य के लिए, तो कुछ सिर्फ इस अनूठे गांव को देखने के लिए। इस अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का एक रोचक परिणाम यह हुआ कि गांव में वर्ल्ड कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हुआ। दुनिया भर के युवा यहां आकर कुछ समय बिताते, गांव के विकास कार्यों में हिस्सा लेते और साथ ही अपने देश की संस्कृति से गांव वालों को परिचित कराते। इससे गांव के बच्चों और युवाओं का दृष्टिकोण विस्तृत हुआ। वे अब दुनिया को एक वैश्विक गांव के रूप में देखने लगे। लेकिन जीवन सदा एक सा नहीं रहता। एक बार फिर गांव पर एक भीषण संकट आया। इस बार यह प्राकृतिक था। लगातार 3 दिनों की मूसलाधार बारिश ने गांव और आसपास के इलाकों को जलमग्न कर दिया। नदी उफान पर थी और उसने गांव के कई हिस्सों में बाढ़ ला दी। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, फसलें बर्बाद हो गईं और संचार के साधन ठप्प हो गए। यह परीक्षा का समय था। आशीष, अनन्या और प्रियंका ने तुरंत आपदा प्रबंधन शुरू किया। उन्होंने स्कूल और मंदिर को राहत शिविरों में बदल दिया। प्रिया रिया सेवा ट्रस्ट के फंड से तुरंत राहत सामग्री खरीदी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि गांव वाले, जिन्हें प्रिया और रिया ने एकजुट होना सिखाया था, अपने आप संगठित हो गए। युवा नावें लेकर फंसे हुए लोगों को बचाने निकल पड़े। महिलाओं ने रसोई संभाली और लगातार भोजन बनाया। बुजुर्गों ने बच्चों की देखभाल की। अनन्या ने अपने अस्पताल में आपातकालीन वार्ड खोला और लगातार मरीजों का इलाज किया। उसने बाढ़ग्रस्त इलाकों में जलजनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया। इसी दौरान एक हृदय विदारक घटना घटी। बाढ़ के पानी ने गांव के पुराने हिस्से में एक घर की दीवार गिरा दी, जिसके नीचे एक बुजुर्ग दंपत्ति और उनका पोता दब गया। खबर मिलते ही आशीष और कुछ युवा तुरंत मौके पर पहुंचे। पानी का बहाव तेज था और दीवार के मलबे को हटाना खतरनाक था। लेकिन आशीष ने हार नहीं मानी। उसने रस्सियों का सहारा लेकर खुद को बहते पानी में उतारा और धीरे धीरे मलबा हटाना शुरू किया। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद वे तीनों को जीवित बचा लिए। यह खबर पूरे गांव में बिजली की तरह फैल गई। लोग आशीष को आधुनिक युग का भगीरथ कहने लगे। बाढ़ से उबरने के बाद पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। इस बार गांव वालों ने नए सिरे से योजना बनाई। उन्होंने नदी के किनारे मजबूत बांध बनाए, घरों को ऊंचे चबूतरों पर बनाना शुरू किया और जल निकासी की बेहतर व्यवस्था की। इस आपदा ने गांव को और भी मजबूत बना दिया। इस पुनर्निर्माण के दौरान एक और चमत्कारी घटना घटी। जब नए मंदिर के लिए जमीन की खुदाई हो रही थी, तो मजदूरों को जमीन के अंदर से एक पुराना संदूक मिला। संदूक को सावधानी से खोला गया तो उसमें कुछ पुराने पत्र, एक पुरानी लक्ष्मी जी की मूर्ति और एक हस्तलिखित पोथी मिली। पोथी को पढ़ने पर पता चला कि यह प्रिया की हस्तलिखित डायरी थी, जिसमें उसने अपने जीवन के संघर्ष, विचार और आध्यात्मिक अनुभव लिखे थे। इस डायरी को पढ़कर लोगों की आंखें नम हो गईं। इसमें प्रिया ने लिखा था, आज रिया ने मुझे फोन पर बुरा भला कहा, मेरा दिल टूट गया है, लेकिन मैं उससे नाराज नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि उसका हृदय अभी अज्ञान के अंधकार में है। माता लक्ष्मी, कृपा करके उसे प्रकाश दिखाइए, उसे सही रास्ते पर लाइए। एक और जगह लिखा था, आज मुझे बैंक से 50,000 रुपये मिले। मैं नहीं जानती कि यह किसकी कृपा है, लेकिन मैं माता लक्ष्मी को धन्यवाद देती हूँ। मैं यह पैसा अपनी दुकान के लिए लगाऊंगी और जो भी मुनाफा होगा उसका एक हिस्सा गरीबों की मदद के लिए अलग रखूंगी। इस डायरी को पाकर गांव वालों को लगा जैसे प्रिया एक बार फिर से उनके बीच आ गई है, उनसे बातें कर रही हैं। इस डायरी को संग्रहालय में एक विशेष स्थान पर रखा गया, जहां लोग आकर इसे देख सकते थे। इस घटना के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर वर्ष प्रिया और रिया की पुण्यतिथि पर गांव में सहोदरा उत्सव मनाया जाने लगा। यह उत्सव 1 सप्ताह चलता था। इसमें भजन कीर्तन, सामुदायिक भोज, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सेवा कार्य शामिल थे। इस उत्सव में दूर दूर से लोग आते थे, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जिनकी जिंदगी प्रिया और रिया की कथा ने बदली थी। एक बार इस उत्सव में एक विशेष मेहमान आए। वे थे एक बुजुर्ग महिला और उसका पुत्र। महिला ने बताया कि वह कई साल पहले रामपुर आई थी
जब वह गरीब और निराश थी, उसने प्रिया से मुलाकात की थी और प्रिया ने उसे आशीर्वाद दिया था और कुछ पैसे दिए थे, जिससे उसने एक छोटा सा काम शुरू किया था। आज वह एक सफल व्यवसायी है और उसका बेटा एक इंजीनियर है। उसने कहा, प्रिया, दीदी ने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए, उन्होंने मुझे आत्मविश्वास दिया। उन्होंने कहा था कि मेहनत और ईमानदारी से काम करो, माता लक्ष्मी तुम्हारा साथ देंगी। और सचमुच ऐसा ही हुआ। ऐसे ही कई लोग अपनी कहानियां सुनाते। हर किसी की जुबान पर प्रिया और रिया का नाम था। यह उत्सव केवल एक स्मरणोत्सव नहीं रह गया था, बल्कि यह एक जीवित श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक बन गया था। समय के साथ आशीष और अनन्या ने भी अपने जीवन में नए पड़ाव देखे। आशीष ने प्रियंका से विवाह किया और अनन्या ने एक डॉक्टर से, जो उसके अस्पताल में काम करता था। दोनों के अपने अपने परिवार हुए। आशीष का एक बेटा हुआ, जिसका नाम उसने प्रियांश रखा, और अनन्या की एक बेटी हुई, जिसका नाम उसने रियाश्री रखा। इन नामों में प्रिया और रिया का नाम जीवित था। प्रियांश और रियाश्री बचपन से ही प्रिया और रिया की कथाएं सुनकर बड़े हुए। उनके लिए प्रिया और रिया कोई दूर की कहानी के पात्र नहीं थे, बल्कि वे उनकी परदादी थीं, जिनकी आत्मा हर जगह बसी हुई थी। दोनों बच्चों ने भी सेवा और समर्पण का पाठ सीखा। प्रियांश ने पर्यावरण इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और रियाश्री ने सामुदायिक चिकित्सा, कम्युनिटी मेडिसिन में विशेषज्ञता हासिल की। जब प्रियांश बड़ा हुआ तो उसने गांव में ग्रीन रामपुर प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत उसने गांव को पूरी तरह कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा। सौर ऊर्जा के अलावा उसने बायोगैस संयंत्र लगाए, वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था को और विकसित किया और गांव के चारों ओर ऑक्सीजन वन लगाया। उसने गांव के कचरे को प्रबंधित करने के लिए एक वेस्ट टू वेल्थ प्लांट भी स्थापित किया, जहां कचरे से खाद बनाई जाती थी। रियाश्री ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मॉडल पर काम किया। उसने गांव के हर नागरिक का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से तैयार किया, नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए। उसने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया और गांव में एक मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र शुरू किया, जहां लोग बिना झिझक अपनी मानसिक समस्याओं के बारे में बात कर सकते थे। एक दिन गांव को एक बड़े पुरस्कार के लिए चुना गया, ग्लोबल ग्रीन विलेज अवार्ड, जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता था। यह पुरस्कार स्वीडन में आयोजित एक समारोह में दिया जाना था। गांव की तरफ से प्रियांश और रियाश्री को यह पुरस्कार लेने के लिए भेजा गया। विदेश में जब प्रियांश ने अपना भाषण दिया तो उसने प्रिया और रिया की पूरी कथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे दो बहनों के प्रेम और सेवा ने एक पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। उसने कहा, यह पुरस्कार हमारे गांव के लिए नहीं है, बल्कि उन दो साधारण महिलाओं के लिए है, जिन्होंने असाधारण संकल्प के साथ अपने जीवन को सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वे हमारी प्रेरणा है, हमारी आत्मा है। प्रियांश और रियाश्री जब पुरस्कार लेकर गांव लौटे तो पूरा गांव उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा था। उस दिन गांव में ऐसा लग रहा था मानो प्रिया और रिया स्वयं आकर खड़ी हो गई हो। लोगों ने महसूस किया कि यह पुरस्कार उन दोनों को समर्पित है। अब रामपुर केवल एक गांव नहीं रह गया था, यह एक आंदोलन बन गया था। देश के विभिन्न हिस्सों से लोग यहाँ आते, यहाँ के मॉडल को समझते और फिर अपने अपने गांवों में इसे लागू करते। आशीष और अनन्या ने एक ग्राम विकास मार्गदर्शिका भी तैयार की, जिसमें हर चरण का विस्तृत विवरण था। प्रिया और रिया की कथा अब पुस्तकों में छपने लगी थी, डॉक्यूमेंट्री बनने लगी थी। लेकिन सबसे सुंदर बात यह थी कि यह कथा लोकगीतों और लोकनाट्यों में ढल गई थी। गांव के कलाकार इस कथा को नाटक के रूप में प्रस्तुत करते, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते थे। एक बार एक बड़े शहर के एक प्रसिद्ध नाट्य निर्देशक ने इस कथा पर एक नाटक तैयार किया। इस नाटक का प्रीमियर शहर के बड़े सभागार में हुआ। आशीष, अनन्या, प्रियांश और रियाश्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। नाटक के अंत में जब सारे कलाकारों ने प्रिया और रिया की भूमिका निभाने वाली कलाकारों को स्टेज पर खड़ा किया तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। लोगों की आंखों में आंसू थे। उस दिन आशीष ने महसूस किया कि उनकी माताएं अमर हो गई हैं। वे केवल उनकी माताएं नहीं रहीं, बल्कि वे एक विचार बन गईं, एक आदर्श बन गईं।
जो सदियों तक लोगों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। वर्षों बीत गए। आशीष और अनन्या अब दादा दादी बन चुके थे। प्रियांश और रियाश्री ने गांव की बागडोर संभाल ली थी। गांव अब और भी विकसित हो चुका था। यहाँ एक छोटा कॉलेज था, एक पूर्ण विकसित अस्पताल था, एक स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर था और एक सांस्कृतिक केंद्र था। लेकिन गांव का मूल चरित्र नहीं बदला था। अभी भी हर शुक्रवार को मंदिर में भव्य पूजा होती थी। अभी भी लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते थे। अभी भी बच्चों को प्रिया और रिया की कथा सुनाई जाती थी। एक दिन बहुत बूढ़े हो चुके आशीष ने अपने पोते प्रियांश के बेटे को गोद में बिठाया। बच्चे ने पूछा, दादाजी, प्रिया और रिया कौन थीं? आशीष ने उसे गले लगाया और कहा, वे कोई नहीं थीं बेटा, वे सब कुछ थीं। वे प्रेम थीं, वे सेवा थीं, वे त्याग थीं, वे आस्था थीं। वे दो बहनें थीं जिन्होंने हमें सिखाया कि असली धन पैसा नहीं बल्कि मानवता है। बच्चे ने कहा, मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ। आशीष की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम बन जाओगे बेटा, क्योंकि तुम उन्हीं का खून हो और यह गांव उन्हीं की आत्मा है। उस शाम जब सूरज डूब रहा था, आशीष मंदिर के बाहर बैठा था। उसे लगा जैसे प्रिया और रिया दोनों उसके सामने बैठी हैं, मुस्कुरा रही हैं। उसने आंखें बंद की और उन्हें प्रणाम किया। गांव की हवा में अब भी वही पवित्रता थी, वही शांति थी जो प्रिया और रिया के समय में थी। मगर अब उसमें एक नया विस्तार जुड़ गया था। आशीष और अनन्या अब पूरी तरह वृद्धावस्था की दहलीज पर थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में वही चमक, वही दिव्य तेज था जो उनकी माताओं की आंखों में दिखता था। वे अब सक्रिय कार्य से विराम ले चुके थे, लेकिन उनकी उपस्थिति ही पूरे गांव के लिए एक मार्गदर्शक स्तंभ थी। अब गांव की कमान पूरी तरह प्रियांश और रियाश्री के हाथों में थी। प्रियांश का बेटा जिसका नाम था प्रियम और रियाश्री की बेटी जिसका नाम था रितिका अब युवावस्था में थे। दोनों ने अपने पितामह और पितामही से शिक्षा पाई थी, लेकिन उनकी शिक्षा केवल स्कूल कॉलेज तक सीमित नहीं थी। उन्हें गांव के खेतों में हल चलाना सिखाया गया, मंदिर में पूजा पाठ करना सिखाया गया, बुजुर्गों की सेवा करना सिखाया गया और सबसे बढ़कर सुनना सिखाया गया। पेड़ों की सरसराहट सुनना, नदी के बहाव की आवाज सुनना और लोगों के मन की अनकही पीड़ा सुनना। प्रियम और रितिका में एक अद्भुत सामंजस्य था, ठीक वैसा ही जैसा प्रिया और रिया में बाद के वर्षों में आया था। वे एक दूसरे के पूरक थे। प्रियम की रुचि प्रौद्योगिकी और नवाचार में थी, जबकि रितिका की रुचि कला, संस्कृति और शिक्षा में। लेकिन दोनों का लक्ष्य एक था, गांव को और भी बेहतर बनाना और प्रिया रिया के सपनों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना। एक दिन प्रियम के मन में एक विचार आया। उसने देखा कि गांव के बुजुर्गों के पास जीवन का एक अमूल्य खजाना है, अनुभव। लेकिन यह खजाना लिखित रूप में नहीं है और समय के साथ यह धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। उसने ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत उसने गांव के हर बुजुर्ग का विस्तृत साक्षात्कार लिया, उनके जीवन के अनुभवों, पुरानी कहानियों, लोकगीतों, घरेलू नुस्खों और पारंपरिक ज्ञान को रिकॉर्ड किया। इन सभी रिकॉर्डिंग को उसने एक डिजिटल लाइब्रेरी में संगठित किया, जिसे रामपुर ज्ञानकोश नाम दिया गया। इस ज्ञानकोश तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से पहुंच सकता था। इस प्रोजेक्ट ने एक अप्रत्याशित दिशा ली। जब प्रियम ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, एक 102 वर्षीय बाबा सोमनाथ से बातचीत की, तो उन्होंने एक ऐसी कथा सुनाई जिससे प्रिया और रिया के जीवन का एक नया, अब तक अज्ञात पहलू सामने आया। बाबा सोमनाथ ने बताया, बेटा, प्रिया और रिया तुम सबके लिए देवी जैसी है, लेकिन उनका जीवन हमेशा से इतना आसान नहीं था। एक समय था जब प्रिया ने अपनी बेटी आशा को खोने का सामना किया था। यह सुनकर प्रियम चौंक गया। उसे तो यही पता था कि आशा, उसकी दादी अनन्या की माँ, का देहांत बुढ़ापे में हुआ था। बाबा सोमनाथ ने आगे कहा, नहीं बेटा, मैं आशा के बारे में नहीं बोल रहा। प्रिया की पहली संतान एक बेटा था जिसका नाम था श्रीधर। वह बहुत ही तेजस्वी बालक था, लेकिन महज 5 साल की उम्र में ही उसे तेज बुखार हो गया। उस समय गांव में डॉक्टर नहीं थे, दवा नहीं थी। प्रिया और विनय ने हर संभव कोशिश की, लेकिन वह बच्चा नहीं बच सका।
बाबा सोमनाथ की आंखें नम हो गईं। प्रिया को इससे गहरा सदमा लगा। वह महीनों तक मौन रही, किसी से बात नहीं की। लेकिन फिर एक रात लक्ष्मी मंदिर में उसने एक अनुभव किया। उसने बताया था कि माता लक्ष्मी ने उसे दर्शन दिए और कहा, प्रिया, तेरा बेटा मेरे पास है। वह सुरक्षित और सुखी है। तू शोक मत कर। तेरे पास और भी बच्चे आएंगे और तुझे उन सब का पालन पोषण करना है। तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। इसके बाद ही प्रिया ने फिर से जीवन में रुचि ली और फिर अनन्या का जन्म हुआ। यह कथा सुनकर प्रियम का हृदय भर आया। उसे एहसास हुआ कि प्रिया की ताकत केवल उनके सुखों में नहीं, बल्कि उनके दुखों को सहने और उन्हें आस्था में बदल देने की क्षमता में थी। उसने यह कथा रिकॉर्ड की और रामपुर ज्ञानकोश में जोड़ दी। इधर रितिका ने गांव के बच्चों के लिए एक अनोखी पहल शुरू की। उसने देखा कि बच्चे किताबी शिक्षा तो ले रहे हैं, लेकिन उनका प्रकृति से सीधा संबंध कमजोर हो रहा है। उसने प्रकृति विद्यालय की स्थापना की। यह एक ऐसा स्कूल था जहां कक्षाएं पेड़ों के नीचे, नदी के किनारे, खेतों की मेड़ पर लगती थीं। बच्चों को पौधों की पहचान, पक्षियों की बोली, मौसम के बदलाव और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता था। उन्हें खेती के पारंपरिक तरीके भी सिखाए जाते थे। रितिका ने बच्चों को प्रिया और रिया की कथा को नाटक के रूप में प्रस्तुत करना भी सिखाया। बच्चे स्वयं प्रिया और रिया का पात्र निभाते और इस प्रक्रिया में वे उनके गुणों को आत्मसात करते चले जाते। एक बार इस नाटक को देखने एक विदेशी शिक्षाविद आए। वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रितिका को अपने देश में आमंत्रित किया ताकि वह वहां के शिक्षकों को इस शिक्षण पद्धति के बारे में प्रशिक्षित कर सके। रितिका ने यह आमंत्रण स्वीकार किया और 3 महीने के लिए विदेश गई। वहां उसने भारतीय गुरुकुल शिक्षा पद्धति और प्रकृति आधारित शिक्षा पर कार्यशालाएं आयोजित की। उसके व्याख्यानों ने वहां के शिक्षा जगत में हलचल मचा दी। कई स्कूलों ने अपने पाठ्यक्रम में प्रकृति विद्यालय के सिद्धांतों को शामिल करना शुरू कर दिया। जब रितिका विदेश से लौटी तो वह अकेली नहीं थी। उसके साथ कई विदेशी युवा स्वयंसेवक भी आए जो रामपुर में रहकर शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना चाहते थे। इन स्वयंसेवकों ने गांव में एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जहां विभिन्न देशों की कला, संगीत, भाषा और खानपान की जानकारी दी जाती थी। इससे गांव के युवाओं का वैश्विक दृष्टिकोण और विकसित हुआ। इसी बीच गांव को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। आसपास के एक बड़े शहर से एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने गांव के पास की पहाड़ियों में खनन का प्रस्ताव रखा। कंपनी ने सरकार से अनुमति ले ली थी और वह काम शुरू करने वाली थी। इस खनन से गांव का पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित होता, पानी के स्रोत दूषित होते और हवा में प्रदूषण फैलता। यह खबर मिलते ही पूरा गांव सक्रिय हो गया। प्रियम और रितिका ने इस मुद्दे को कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर उठाने का फैसला किया। प्रियम ने पर्यावरण विशेषज्ञों से संपर्क किया और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जिसमें दिखाया गया कि खनन से कैसे पूरे क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र बर्बाद हो जाएगा। रितिका ने स्थानीय कलाकारों और बच्चों के साथ मिलकर एक जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने नुक्कड़ नाटक, पोस्टर और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, लेकिन कंपनी ताकतवर थी। उसने गांव के कुछ लोगों को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। उन लोगों ने तर्क दिया कि खनन से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और गांव की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। गांव में 2 फाड़ हो गया। एक तरफ वे लोग थे जो पर्यावरण और अपनी विरासत को बचाना चाहते थे, दूसरी तरफ वे लोग थे जो तत्काल आर्थिक लाभ चाहते थे। यह स्थिति देखकर वृद्ध आशीष और अनन्या चिंतित हो गए। उन्होंने एक सामुदायिक सभा बुलाई। सभा में आशीष ने कहा, भाइयों और बहनों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस जमीन, इस पानी, इस हवा ने हमें पाला पोसा है। अगर हम इसे बर्बाद कर देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। प्रिया और रिया ने हमें जो विरासत दी है उसमें यह प्रकृति भी शामिल है। क्या हम उसे नष्ट करने के लिए तैयार हैं? अनन्या ने कहा, मेरी माँ प्रिया अक्सर कहती थीं कि संपत्ति 2 तरह की होती है। एक वह जो आपके बैंक खाते में होती है, दूसरी वह जो आपके आसपास के वातावरण में होती है। पहली संपत्ति एक दिन खत्म हो सकती है, लेकिन दूसरी संपत्ति
अगर सुरक्षित रहे तो वह हमेशा हमें और हमारी संतानों को पोषित करती रहेगी। इस सभा का प्रभाव हुआ। गांव के अधिकांश लोग एकजुट हो गए। उन्होंने खनन का विरोध करने का फैसला किया। प्रियम ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचाया। कई पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता रामपुर पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया। मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान एक चमत्कारिक घटना घटी। जब कंपनी के वकील अपने पक्ष में तर्क दे रहे थे, तभी अचानक कोर्टरूम की खिड़की से एक जोड़ी सफेद कबूतर अंदर आई और जज की मेज पर जा बैठी। कबूतरों के गले में छोटे छोटे लाल रिबन बंधे हुए थे। यह दृश्य इतना अप्रत्याशित और मार्मिक था कि पूरा कोर्टरूम स्तब्ध रह गया। जज महोदय, जो स्वयं प्रकृति प्रेमी थे, ने इसे एक संकेत माना। उन्होंने कहा, प्रकृति स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप कर रही है। अंततः कोर्ट ने खनन की अनुमति रद्द कर दी और गांव के आसपास के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया। यह गांव के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। इस जीत ने न केवल गांव को बचाया, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल कायम की। इस संघर्ष के बाद गांव की एकजुटता और मजबूत हुई। उन लोगों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ जो कंपनी के पक्ष में थे, और वे वापस समुदाय में शामिल हो गए। गांव ने मिलकर एक प्रकृति संरक्षण समिति बनाई, जिसका काम गांव के पर्यावरण की निगरानी और संरक्षण करना था। इस घटना ने प्रियम और रितिका को एक नया विचार दिया। उन्होंने ग्रीन टूरिज्म को बढ़ावा देने का फैसला किया। उन्होंने पर्यटकों के लिए ऐसे पैकेज तैयार किए जिनमें पर्यटक गांव में रहकर ऑर्गेनिक खेती, वृक्षारोपण और जल संरक्षण के कामों में हिस्सा ले सकते थे। इससे पर्यटकों को एक अलग तरह का अनुभव मिलता और गांव को पर्यावरण संरक्षण के लिए अतिरिक्त श्रम और आय मिलती। धीरे धीरे रामपुर सस्टेनेबल लिविंग यानी सतत जीवन शैली का एक वैश्विक केंद्र बन गया। दुनिया भर के शोधार्थी, छात्र और पर्यावरण प्रेमी यहाँ आते थे। गांव ने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए एक वार्षिक सम्मेलन शुरू किया, रामपुर सस्टेनेबिलिटी समिट। इस सम्मेलन में दुनिया भर के विशेषज्ञ हिस्सा लेते थे। एक बार इस सम्मेलन में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कहा, रामपुर ने साबित कर दिया है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ चल सकते हैं। यहाँ का मॉडल दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक है। इस सफलता के बीच एक दुखद घटना हुई। आशीष, जो अब 90 वर्ष के हो चुके थे, बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने कहा कि यह उम्र का सामान्य क्षय है। आशीष ने अपने अंतिम दिनों में प्रियम और रितिका को अपने पास बुलाया। उसने कहा, बच्चों, मैं अब शायद ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। मैंने एक सार्थक जीवन जिया। मेरी केवल एक इच्छा है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस गांव को और भी ऊंचाइयों पर ले जाओ, लेकिन कभी भी इसकी आत्मा, इसकी सादगी और इसकी मानवता को न खोने दो। प्रियम ने आंसू पोंछते हुए कहा, दादाजी, हम वादा करते हैं। आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, और एक बात, जब मेरा समय आए तो मुझे उसी जगह दफनाना जहां प्रिया दादी और रिया दादी की समाधि है। मैं चाहता हूं कि मैं भी उनके पास रहूं। कुछ दिनों बाद एक शांत शाम को आशीष ने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी मृत्यु उतनी ही शांतिपूर्ण थी जितना उसका जीवन था। पूरा गांव शोकाकुल हो गया। आशीष को प्रिया और रिया की समाधि के पास ही दफनाया गया। उनकी समाधि पर एक सादा पत्थर रखा गया, जिस पर लिखा था, एक सच्चे पुत्र, एक सच्चे नेता और एक सच्चे मानव, आशीष, जिन्होंने अपनी माताओं के सपनों को साकार किया। आशीष के जाने के बाद अनन्या और भी अकेली हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वह अब भी रोज सुबह मंदिर जाती, बच्चों को कहानियां सुनाती। एक दिन उन्होंने प्रियम और रितिका से कहा, मैं एक सपना देखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस गांव में एक जीवन दर्शन विद्यालय हो, जहाँ लोगों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई जाए। प्रेम क्या है, सेवा क्या है, त्याग क्या है, सहनशीलता क्या है, यह सब सिखाया जाए। प्रियम और रितिका ने यह सपना साकार करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने गांव के बाहर एक शांत, हरे भरे स्थान पर आशीष अनन्या जीवन दर्शन संस्थान की स्थापना की। यह संस्थान कोई पारंपरिक स्कूल या कॉलेज नहीं था। यहाँ कोई डिग्री नहीं दी जाती थी, कोई परीक्षा नहीं होती थी। यहाँ लोग आते थे और कुछ दिन, कुछ सप्ताह या कुछ महीने रहकर साधना करते थे।
उन्हें ध्यान, योग, प्रकृति के साथ तालमेल, सामुदायिक जीवन और आत्मचिंतन का अभ्यास कराया जाता था। इस संस्थान में दुनिया भर के लोग आते थे जो भौतिकवादी जीवन से थककर शांति और सार्थकता की तलाश में थे। अनन्या स्वयं इस संस्थान की मार्गदर्शक थीं। हर सुबह वह संस्थान के प्रांगण में बैठती और लोगों से बातें करती। उनकी बातें सुनकर लोगों के मन का भार हल्का हो जाता, उन्हें नई दिशा मिलती। एक बार संस्थान में एक युवक आया जो गहरे अवसाद में था। वह एक सफल व्यवसायी था, लेकिन उसे अपने जीवन में कोई सार्थकता नहीं दिख रही थी। अनन्या ने उसे प्रिया और रिया की कथा सुनाई और कहा, बेटा, सफलता और संतुष्टि दो अलग चीजें हैं। सफलता बाहर से आती है, संतुष्टि भीतर से। जब तक तुम दूसरों के लिए कुछ नहीं करोगे, तब तक तुम्हें वह संतुष्टि नहीं मिलेगी। उस युवक ने अनन्या की बात मानी। उसने कुछ दिन गांव में रहकर सेवा के काम किए, बच्चों को पढ़ाया, बुजुर्गों की सेवा की, पर्यावरण संरक्षण में हाथ बटाया। जब वह वापस लौटा तो वह एक नए व्यक्ति में बदल चुका था। उसने अपने व्यवसाय का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। बाद में उसने लिखा, रामपुर ने मुझे नया जीवन दिया। अनन्या दादी ने मुझे वह मार्ग दिखाया जिस पर चलकर मैंने अपने जीवन का उद्देश्य पाया। ऐसे ही सैकड़ों लोगों की जिंदगियां इस संस्थान ने बदल दी। यह संस्थान प्रिया और रिया के संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का एक माध्यम बन गया। समय निरंतर बहता रहा। अनन्या भी अब 100 साल के आसपास की हो चुकी थी। एक दिन उन्होंने प्रियम और रितिका को बुलाया। उन्होंने कहा, मेरा समय पूरा हो रहा है। मैंने जो कुछ भी सीखा वह सब तुम्हें दे दिया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे आगे बढ़ाओ। और याद रखना, प्रिया और रिया केवल हमारी माताएं नहीं थीं, वे एक विचार हैं, एक आदर्श हैं। जब तक इस दुनिया में प्रेम और सेवा है, तब तक वे जीवित हैं। उसी रात अनन्या ने शांति से अपनी आंखें मूंद लीं। उनकी मृत्यु भी एक उत्सव की तरह थी। गांव वालों ने उन्हें आशीष की समाधि के पास ही दफनाया। अब 3 समाधियां थीं, प्रिया, रिया, आशीष और अनन्या। यह स्थान शांति वाटिका के नाम से जाना जाने लगा। लोग यहाँ आकर प्रार्थना करते, ध्यान करते और उन 4 आत्माओं से प्रेरणा लेते। अब पूरी जिम्मेदारी प्रियम और रितिका पर थी। वे अब भी युवा थे, लेकिन उनके कंधों पर एक विरासत का भार था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गांव के विकास को नई दिशा दी। प्रियम ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए प्रयोग किए। उसने स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन इसका मतलब केवल इंटरनेट और डिजिटल सुविधाएं नहीं थीं। उसने एक ऐसा सिस्टम विकसित किया जिसमें गांव का हर नागरिक अपनी ज़रूरतों, सुझावों और शिकायतों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा कर सकता था। इससे प्रशासनिक कामकाज पारदर्शी और कुशल हुआ। उसने गांव में इनोवेशन हब भी स्थापित किया, जहां युवा अपने नवाचारी विचारों पर काम कर सकते थे। रितिका ने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। उसने वर्चुअल गुरुकुल शुरू किया, जहां दुनिया भर के बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति, दर्शन, योग और प्राकृतिक चिकित्सा सीख सकते थे। उसने गांव की कला और शिल्प को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए एक सहकारी संस्था बनाई, जिससे गांव की कारीगर महिलाओं को अच्छी आमदनी होने लगी। एक दिन प्रियम और रितिका को एक पत्र मिला। पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से था। इसमें उन्हें ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस के पुरस्कार के लिए चुने जाने की सूचना थी और उन्हें न्यूयॉर्क में आयोजित एक समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह एक बहुत बड़ा सम्मान था। प्रियम और रितिका ने यह आमंत्रण स्वीकार किया। न्यूयॉर्क में जब उन्हें पुरस्कार मिला तो प्रियम ने अपने स्वीकार भाषण में कहा, यह पुरस्कार हमारे लिए नहीं है, यह उन 4 आत्माओं के लिए है जो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन जिनकी आत्मा इस पुरस्कार की हर किरण में बसी हुई है। प्रिया, रिया, आशीष और अनन्या, यह उनकी जीत है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा विकास वह है जो मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करे। रितिका ने कहा, हमारा गांव एक सबूत है कि पुराने मूल्य और नई तकनीक एक साथ चल सकते हैं। हमारी शक्ति हमारी एकजुटता में है, हमारी जड़ों में है और उन आदर्शों में है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिए हैं। उनके भाषण ने पूरे सभागार को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। अगले दिन दुनिया भर के अखबारों में
रामपुर गांव और प्रिया रिया की कथा की चर्चा थी। जब प्रियम और रितिका गांव लौटे तो पूरा गांव उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा था। लेकिन उन्होंने कहा, यह सम्मान हम सबका है, हम सब ने मिलकर यह मुकाम हासिल किया है। अब रामपुर एक आदर्श बन चुका था। यहाँ का मॉडल दुनिया भर के कई देशों में लागू किया जा रहा था। प्रियम और रितिका को दुनिया भर से बुलावे आने लगे कि वे आकर अपने अनुभव साझा करें। लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वे जहां भी जाते प्रिया और रिया की कथा सुनाते और इस कथा ने दुनिया भर के लोगों के दिलों को छू लिया। एक बार एक बहुत बड़े शहर में एक धनाढ्य उद्योगपति ने प्रियम से पूछा, आपके गांव की सफलता का रहस्य क्या है? प्रियम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रहस्य कोई नहीं है सर, बस दो बहनों ने एक दूसरे से प्रेम किया और उस प्रेम ने पूरे गांव को बदल दिया। हमने बस उनके मार्ग पर चलना जारी रखा। उद्योगपति ने कहा, लेकिन यह तो बहुत सरल है। प्रियम ने कहा, जी, सच्चाई हमेशा सरल होती है, लेकिन उस पर अमल करना कठिन होता है। वर्षों बीतते गए। प्रियम और रितिका के बच्चे बड़े हो गए। उन्होंने भी अपने माता पिता और पूर्वजों के मार्ग पर चलना जारी रखा। गांव अब एक जीवित परंपरा बन चुका था, जहां हर पीढ़ी अपने से पहली पीढ़ी के अनुभवों को संजोकर रखती थी और उसमें नया जोड़ती थी। एक दिन गांव के संग्रहालय में एक नया खंड जोड़ा गया, कालचक्र। इस खंड में प्रिया और रिया से लेकर प्रियम और रितिका तक की पूरी यात्रा को चित्रों, वीडियो और वस्तुओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। इस खंड के उद्घाटन पर प्रियम ने कहा, यह संग्रहालय हमारी स्मृतियों का घर नहीं है, यह हमारे भविष्य का आधार है। यहाँ आकर हर कोई यह सीख सकता है कि कैसे प्रेम, सेवा और दृढ़ संकल्प एक साधारण गांव को एक असाधारण उदाहरण में बदल सकते हैं। और इस तरह प्रिया और रिया की कथा न केवल जीवित रही, बल्कि फली फूली फैली और दुनिया भर में फैल गई। यह कथा अब किसी एक गांव, एक परिवार या दो बहनों की नहीं रह गई थी। यह मानवता की कथा बन गई थी। यह उस अमर सत्य की कथा थी कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, सेवा सबसे बड़ा धर्म है और आस्था सबसे बड़ा बल है। संग्रहालय का कालचक्र खंड अब केवल एक प्रदर्शनी नहीं रह गया था। यह एक जीवित, सांस लेती हुई कथा बन चुका था, जो हर रोज नए अध्याय जोड़ रहा था। प्रियम और रितिका अब 50 वर्ष के आसपास के हो चुके थे, लेकिन उनमें वही ऊर्जा और जोश था जो युवावस्था में था। उन्होंने गांव के विकास के लिए एक नए चरण की शुरुआत की, अंतर्निहित विकास का चरण। इसका मतलब था कि अब गांव न केवल स्वयं विकसित होगा, बल्कि वह दूसरे गांवों के विकास में भी सहायक बनेगा। प्रियम ने ग्राम सखा नामक एक परियोजना शुरू की। इसके तहत रामपुर गांव ने आसपास के 10 गांवों को गोद लिया। रामपुर के युवाओं की टीमें इन गांवों में जाती और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जल संरक्षण के क्षेत्र में मार्गदर्शन देती। यह सहायता केवल वित्तीय नहीं थी, बल्कि यह ज्ञान, कौशल और तकनीक की साझेदारी थी। धीरे धीरे ये 10 गांव भी रामपुर की तरह विकसित होने लगे। उन्होंने भी अपने अपने प्रिया रिया पैदा किए, ऐसे लोग जो समर्पण और सेवा के मार्ग पर चल पड़े। इनमें से एक गांव था नीमगांव। नीमगांव में एक युवक था, सुरेश। सुरेश बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुका था और वह अपने दादा दादी के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसमें पढ़ने लिखने की बहुत ललक थी। जब रामपुर की टीम नीमगांव पहुंची तो सुरेश ने उनसे मदद मांगी। प्रियम ने सुरेश को रामपुर लाने और उसे अच्छी शिक्षा दिलाने का फैसला किया। सुरेश रामपुर आया और यहाँ के स्कूल में दाखिला लिया। वह बहुत मेहनती था। उसने न केवल पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, बल्कि गांव के सामुदायिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ वर्षों बाद सुरेश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और फिर वह रामपुर लौट आया। उसने कहा, मैंने जो कुछ सीखा है उसे मैं इसी गांव और आसपास के गांवों के विकास में लगाना चाहता हूं। सुरेश ने सोलर माइक्रोग्रिड पर काम शुरू किया। उसने न केवल रामपुर बल्कि आसपास के 5 गांवों को सौर ऊर्जा से जोड़ दिया। अब इन गांवों में बिजली की कोई कमी नहीं थी। सुरेश की इस उपलब्धि ने उसे पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध कर दिया। लेकिन सुरेश ने कहा, यह मेरी उपलब्धि नहीं है, यह प्रिया और रिया दादी की कृपा है और प्रियम भैया,
वो रितिका दीदी के मार्गदर्शन का फल है। सुरेश की कहानी ने और भी युवाओं को प्रेरित किया। अब गांव के युवा पढ़ लिख कर बाहर नौकरी करने के बजाय गांव लौटकर विकास के काम करना पसंद करने लगे। इससे गांव की मानव संसाधन क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इधर रितिका ने सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में एक नया प्रयोग शुरू किया। उसने देखा कि गांव की युवा पीढ़ी पश्चिमी संगीत और नृत्य से अधिक प्रभावित हो रही है, जबकि हमारे पारंपरिक लोक कलाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं। उसने लोक कला पुनर्जागरण अभियान चलाया। इस अभियान के तहत गांव के बुजुर्ग कलाकारों को युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लोक गायकी, लोक नृत्य, लोक वाद्य और लोक चित्रकारी जैसी विधाओं को पुनर्जीवित किया गया। रितिका ने एक वार्षिक लोक उत्सव शुरू किया, जिसमें देश भर के लोक कलाकार भाग लेते थे। यह उत्सव इतना लोकप्रिय हुआ कि देश विदेश से हजारों पर्यटक इसे देखने आने लगे। इस उत्सव ने न केवल लोक कलाओं को बचाया, बल्कि गांव के लिए एक बड़ा आर्थिक स्रोत भी बन गया। गांव के कलाकारों को अपनी कला के लिए सम्मान और आमदनी दोनों मिलने लगी। एक बार इस उत्सव में एक विशेष मेहमान आए। पद्मश्री से सम्मानित एक वृद्ध लोक गायक पंडित हरिहरनाथ। उन्होंने उत्सव में अपना गायन प्रस्तुत किया और फिर कहा, मैंने पूरे देश में कई उत्सव देखे हैं, लेकिन रामपुर का यह उत्सव अनूठा है। यहाँ कला के साथ साथ आत्मा भी बोलती है। यहाँ प्रिया और रिया की आत्मा हर लोकगीत में, हर नृत्य की थिरकन में महसूस होती है। पंडित हरिहरनाथ इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष रामपुर में बिताने का फैसला किया। वे यहाँ आकर बस गए और गांव के बच्चों को संगीत सिखाने लगे। उन्होंने कहा, मैंने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित किया है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि असली संगीत तो सेवा और प्रेम का है, और यह संगीत रामपुर में हर कहीं बजता है। पंडित जी के आगमन से गांव की सांस्कृतिक गतिविधियों को एक नया आयाम मिला। उन्होंने प्रिया और रिया की कथा पर आधारित एक लोक ओपेरा तैयार किया, जिसे गांव के कलाकारों ने मिलकर प्रस्तुत किया। यह ओपेरा इतना मार्मिक था कि दर्शक रो पड़ते थे। इसी बीच गांव के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नया मोड़ आया। रितिका की बेटी डॉ आर्या, जो अब आशीष अनन्या जीवन दर्शन संस्थान से जुड़ी हुई थी, ने आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा एकीकरण परियोजना शुरू की। उसने गांव के अस्पताल में एक आयुर्वेदिक विंग स्थापित किया, जहां रोगियों का पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरीकों से इलाज किया जाता था। डॉ आर्या ने देखा कि आजकल लोगों में गैर संचारी रोगों, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग की समस्या बढ़ रही है। उसने जीवन शैली संशोधन केंद्र की स्थापना की, जहां लोगों को योग, प्राणायाम, आयुर्वेदिक आहार और तनाव प्रबंधन की शिक्षा दी जाती थी। इस केंद्र ने सैकड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। एक मरीज जो मधुमेह और उच्च रक्तचाप से पीड़ित था, 3 महीने इस केंद्र में रहने के बाद पूरी तरह से ठीक हो गया। उसने कहा, डॉक्टरों ने मुझे जीवन भर दवाइयाँ खाने की सलाह दी थी, लेकिन यहाँ के योग, आहार और जीवन शैली ने मुझे नया जीवन दिया है। इस सफलता ने डॉ आर्या को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कर दिया। उसे कई बड़े अस्पतालों से नौकरी के प्रस्ताव आए, लेकिन उसने सबको ठुकरा दिया। उसने कहा, मेरी नौकरी यहाँ है, इस गांव में, उन लोगों की सेवा में जिन्होंने मुझे और मेरे परिवार को पाला पोसा है। गांव की आर्थिक व्यवस्था भी लगातार मजबूत हो रही थी। प्रियम के बेटे अर्जुन, जो अब एक युवा व्यवसाय प्रबंधक था, ने गांव के उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए एक सोशल एंटरप्राइज शुरू किया, प्रिया रिया ऑर्गेनिक्स। इसके तहत गांव और आसपास के गांवों के किसानों से ऑर्गेनिक फल, सब्जियां, अनाज और मसाले खरीदे जाते थे। उनका प्रसंस्करण किया जाता था और फिर उन्हें पैक करके देश विदेश में बेचा जाता था। अर्जुन ने उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एक अनूठी प्रणाली विकसित की। हर उत्पाद के पैकेट पर एक QR कोड होता था। ग्राहक उस कोड को स्कैन करके यह देख सकता था कि यह उत्पाद किस किसान ने उगाया है, कब उगाया है और किन विधियों से उगाया है। इससे पारदर्शिता बनी रहती थी और ग्राहकों का विश्वास बढ़ता था। प्रिया रिया ऑर्गेनिक्स ने न केवल किसानों को उचित मूल्य दिलाया, बल्कि हजारों ग्राहकों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध कराया।
इस उद्यम ने गांव की अर्थव्यवस्था में क्रांति ला दी। अब किसानों की आय कई गुना बढ़ गई थी और वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे थे। इसी तरह रितिका की बेटी डॉ आर्या की बहन अन्वेषा, जो एक फैशन डिजाइनर थी, ने हैंडलूम हेरिटेज नामक एक उद्यम शुरू किया। उसने गांव और आसपास के गांवों की बुनकर महिलाओं को संगठित किया और उन्हें आधुनिक डिजाइनों का प्रशिक्षण दिया। उन महिलाओं ने पारंपरिक बुनकरी के साथ आधुनिक डिजाइनों को मिलाकर ऐसे वस्त्र तैयार किए जो देश विदेश में बहुत लोकप्रिय हुए। अन्वेषा ने इन वस्त्रों को विविधता में एकता का प्रतीक बताया। उसने कहा, जिस तरह प्रिया और रिया दो अलग व्यक्तित्व थे, लेकिन उनका उद्देश्य एक था, उसी तरह ये वस्त्र पारंपरिक और आधुनिक का मेल है, लेकिन इनकी आत्मा एक है, शुद्धता और सुंदरता की। हैंडलूम हेरिटेज ने सैकड़ों महिलाओं को स्वावलंबी बनाया। अब वे महिलाएं न केवल अपने परिवार का भरण पोषण करती थीं, बल्कि समाज में सम्मान के साथ जीती थीं। गांव के इस सर्वांगीण विकास ने एक नई चुनौती खड़ी कर दी, शहरीकरण का खतरा। जैसे जैसे गांव की प्रसिद्धि बढ़ी, बाहर के लोग यहां आकर बसना चाहने लगे। भू माफिया ने गांव की जमीन खरीदने की कोशिशें शुरू कर दी। कुछ बाहरी लोगों ने गांव में बड़े बड़े बंगले बनाने शुरू कर दिए, जो गांव के परंपरागत वास्तुशिल्प और पर्यावरण के लिए खतरा थे। प्रियम और रितिका ने इस समस्या को गंभीरता से लिया। उन्होंने गांव की एक आपातकालीन सभा बुलाई। सभा में प्रियम ने कहा, हमें अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को बचाना होगा। अगर हमने बाहरी लोगों को बेतहाशा जमीन बेच दी, तो कुछ ही सालों में रामपुर का अपना चरित्र खत्म हो जाएगा। हम एक और शहर बन जाएंगे और हमारी विरासत धूल में मिल जाएगी। गांव वालों ने एकजुट होकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने ग्राम सभा अधिनियम के तहत एक प्रस्ताव पारित किया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति गांव में जमीन नहीं खरीद सकता। गांव की जमीन केवल गांव के मूल निवासियों के बीच ही हस्तांतरित की जा सकेगी। इसके अलावा गांव में किसी भी नए निर्माण के लिए ग्राम वास्तु शैली का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसमें ऊंची इमारतों पर प्रतिबंध होगा और पर्यावरण अनुकूल सामग्री के उपयोग की बाध्यता होगी। इस फैसले ने गांव के चरित्र को बचा लिया। गांव अब भी वही सादगी, वही पवित्रता बनाए हुए था, भले ही उसकी ख्याति दुनिया भर में फैल चुकी थी। इसी दौरान गांव ने एक और महत्वपूर्ण पहल की, डिजिटल विरासत परियोजना। प्रियम के पोते आयुष, जो एक कंप्यूटर इंजीनियर था, ने वर्चुअल रियलिटी तकनीक का उपयोग करके गांव की पूरी विरासत को डिजिटल रूप में संरक्षित किया। उसने एक वर्चुअल रामपुर तैयार किया, जहां दुनिया का कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से गांव का आभासी भ्रमण कर सकता था, मंदिर में दर्शन कर सकता था, संग्रहालय देख सकता था और यहाँ तक कि प्रिया और रिया की कथा को एक इंटरैक्टिव कहानी के रूप में अनुभव कर सकता था। इस परियोजना ने विशेष रूप से विकलांग और वृद्ध लोगों के लिए रामपुर की विरासत तक पहुंच को आसान बना दिया, जो शारीरिक रूप से यहाँ आ नहीं सकते थे। आयुष ने इस परियोजना के बारे में कहा, हमारी विरासत केवल हमारे लिए नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए है और तकनीक का उपयोग करके हम इसे दुनिया के हर कोने में पहुंचा सकते हैं। गांव की इस निरंतर प्रगति के बीच एक दिन एक अप्रत्याशित घटना घटी। गांव के मंदिर में लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने रखे एक प्राचीन दीपक से हमेशा की तरह घी का दीपक जल रहा था। अचानक उस दीपक की लौ ने एक अद्भुत आकृति बनाई। ऐसा लगा जैसे दो महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। यह दृश्य कई मिनटों तक बना रहा। जो भी यह देखता वह आश्चर्यचकित रह जाता। मंदिर के पुजारी ने कहा, यह कोई संयोग नहीं है, यह प्रिया और रिया का आशीर्वाद है। वे हमें यह संदेश दे रही हैं कि वे हमेशा हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा कर रही हैं। इस घटना ने गांव वालों की आस्था को और भी गहरा कर दिया। लोगों का विश्वास और दृढ़ हुआ कि उनका गांव कोई साधारण गांव नहीं है, बल्कि एक पवित्र स्थान है जहां दिव्य शक्तियों का वास है। इस आस्था ने गांव के सामाजिक ताने बाने को और भी मजबूत किया। लोग अब केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं थे, पूरा गांव एक बड़ा परिवार बन चुका था। हर सुख दुख में लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते थे। एक बार गांव के एक युवक राहुल को एक दुर्लभ बीमारी हो गई। उसके इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी।
राहुल के परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो उन्होंने एक दिन के भीतर ही राहुल के इलाज के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया। लोगों ने अपनी बचत, अपने गहने, यहाँ तक कि अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर पैसे जुटाए। राहुल का इलाज सफल रहा और वह ठीक हो गया। जब वह अस्पताल से लौटा तो उसने गांव वालों के सामने सिर झुकाया और कहा, आप सबने मुझे नया जीवन दिया है। मैं अपना पूरा जीवन इस गांव और इसके लोगों की सेवा में समर्पित कर दूंगा। यह घटना गांव की एकजुटता का प्रतीक बन गई। बाहरी लोग हैरान थे कि आज के भौतिकवादी युग में भी कोई समुदाय इतना एकजुट और परोपकारी कैसे हो सकता है। गांव की इस ख्याति के कारण एक बार एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता माइकल रामपुर आया। वह प्रिया और रिया की कथा पर एक फीचर फिल्म बनाना चाहता था। प्रियम और रितिका ने उसका स्वागत किया, लेकिन शर्त रखी कि फिल्म में गांव की आत्मा को विकृत नहीं किया जाएगा और फिल्म की शूटिंग गांव के पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। माइकल ने यह शर्त मान ली। फिल्म की शूटिंग हुई और गांव के कई लोगों ने इसमें अभिनय भी किया। फिल्म बनकर तैयार हुई और उसका प्रीमियर रामपुर में ही हुआ। फिल्म देखकर लोगों की आंखें नम हो गईं। फिल्म ने प्रिया और रिया की कथा को इतनी खूबसूरती और संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया था कि दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना प्राप्त की और कई पुरस्कार जीते। इस फिल्म ने प्रिया और रिया की कथा को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। दुनिया भर से लोग रामपुर आने लगे, उस पवित्र भूमि को देखने जहां यह अद्भुत कथा घटित हुई थी। लेकिन गांव वालों ने इस पर्यटन को भी नियंत्रित किया। उन्होंने जिम्मेदार पर्यटन की नीति बनाई। पर्यटकों की संख्या सीमित रखी गई और उन्हें गांव की संस्कृति और पर्यावरण का सम्मान करने के नियम बताए गए। पर्यटक गांव में रहकर सामुदायिक जीवन का हिस्सा बनते, खेतों में काम करते, रसोई में हाथ बटाते। यह अनुभव पर्यटकों के लिए अविस्मरणीय होता। एक पर्यटक ने अपने अनुभव को साझा करते हुए लिखा, रामपुर में आकर मैंने सीखा कि खुशी की कीमत नहीं होती, खुशी साझा करने में होती है, सेवा करने में होती है। मैं यहाँ 1 महीना रहा, लेकिन इस 1 महीने ने मेरे जीवन को बदल दिया। गांव की इस निरंतर यात्रा में एक और पीढ़ी बड़ी हो रही थी। प्रियम के पोते पोतियां और रितिका के पोते पोतियां अब युवा हो चुके थे। उन्होंने अपने पूर्वजों की विरासत को नए तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला किया। उनमें से एक, प्रिया की परपोती तन्वी, ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। उसने गांव और आसपास के गांवों की महिलाओं के लिए स्वावलंबन संस्थान खोला, जहां महिलाएं कंप्यूटर शिक्षा, व्यवसाय प्रबंधन, कानूनी जागरूकता और आत्मरक्षा के गुण सीखती थीं। तन्वी का लक्ष्य था कि हर महिला न केवल आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, बल्कि समाज में अपने अधिकारों के प्रति भी सजग रहे। तन्वी ने कहा, प्रिया और रिया दादी ने हमें सिखाया कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। वे चाहें तो न केवल अपना, बल्कि पूरे समाज का भाग्य बदल सकती हैं। मैं उनके सपने को आगे बढ़ा रही हूँ। इसी तरह रिया की परपोती आदित्य ने युवा नेतृत्व कार्यक्रम शुरू किया। उसने गांव के युवाओं को राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व के लिए प्रशिक्षित किया। उसका मानना था कि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है और अगर युवा सही मार्गदर्शन पाए तो वे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आदित्य ने कहा, हमारे पूर्वजों ने हमें जो विरासत दी है उसे संभालना और आगे बढ़ाना हम युवाओं की जिम्मेदारी है। हमें न केवल इस गांव बल्कि पूरे देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए। गांव की यह यात्रा अब 1 सदी से भी अधिक समय से चल रही थी। प्रिया और रिया से शुरू हुई यह कथा अब एक विशाल वटवृक्ष की तरह फैल चुकी थी, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक जा पहुंची थीं। आज रामपुर केवल एक गांव नहीं है, यह एक विचार है, एक आदर्श है, एक जीवन दर्शन है। यहाँ आकर लोगों को एहसास होता है कि मानवता अब भी मरी नहीं है, प्रेम अभी जीवित है और सेवा अभी सबसे बड़ा धर्म है। गांव के मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर लगा हुआ है, जिस पर लिखा है, स्वागत है आपका रामपुर में, जहाँ प्रेम का राज है, सेवा का धर्म है और मानवता का संविधान है। और इस पत्थर के नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, यहाँ प्रिया और रिया की आत्मा निवास करती है। तो प्रिय श्रोताओं,
यह कथा यहीं विराम लेती है, लेकिन कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब तक एक भी हृदय में प्रेम है, जब तक एक भी हाथ सेवा के लिए उठता है, जब तक एक भी आंख दूसरे के दुख से नम होती है, तब तक यह कथा जीवित रहेगी। और यह कथा केवल रामपुर की नहीं है, यह आपकी भी है, मेरी भी है, हम सबकी है। क्योंकि हर किसी के भीतर एक प्रिया और एक रिया बसती है, एक जो देती है और एक जो सीखती है, एक जो माफ करती है और एक जो पछताती है, एक जो सेवा करती है और एक जो समर्पित होती है। बस हमें अपने भीतर की उस प्रिया और रिया को पहचानना है, जगाना है और उन्हें मिलकर एक सुंदर सिम्फनी रचने देना है। माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके घर में प्रेम का साम्राज्य हो, सेवा का मंदिर हो और आस्था का दीपक हमेशा जलता रहे। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं